कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी और मास टेस्टिंग। सिंध की जेलों को कोरोना से बचाने के लिए भरपूर इक़दामात। कोशिशें क्या मस्बत नताइज लाएं, जेलों में सूरत हाल क्या है, ये सब आपको दिखाएंगे इसी शो में थोड़ी देर बाद। एक और फनकार कस्म पुरसी का शिकार। गुर्बत, महंगाई, महदूद वसाइल। बलोच गुलकार वासु खान, जिंदगी गुजारना इनके लिए नहीं आसान। अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम करेंगे जीत की बात। आज हम करेंगे उस जिंदगी की बात कि जिसकी तरफ हम लौट कर जाना चाह रहे थे। मामलात बेहतर अब होने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कोई आपको स्टैट्स बताएं और आदाद शुमार बताएं और आपको ये बताएं कि कौन कौन से मसाइल हमारे सामने, हम ये आपको क्यों ना बताएं कि हम जीत रहे हैं, कोरोना हार रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ 2.5 लाख अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। हुकूमत ने अब इसीलिए मरहलावार लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। जो स्मार्ट लॉकडाउन था, जिसका नफाज था, जो कारोबार बंद थे, अब वो खोलने से मुताल्लिक हिकमत अमली तय हो चुकी है। 8 अगस्त यानी कल सियाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। अब आप प्लान्स बना सकते हैं, कहीं पर भी जाने का प्लान अगर बनाना चाहते हैं। कहाँ यू कैन गो टू चित्राल, यू कैन गो टू गिलगित, यू कैन गो टू हुंजा, यू कैन गो टू मरी, यू कैन गो टू स्वात। और इतना दूर न जाना चाहें तो फिर ये प्लान कर सकते हैं, आप घर से निकलेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कैफेज का रुख करेंगे, चाय पराठा खाने के लिए जाएंगे। और चाहें तो आप इससे पहले कर लें या बाद में। सिनेमास खुलेंगे, पार्क्स खुलेंगे, तो इसी तरह से प्लान कर लें। और ये बहुत अच्छी बात है किरण, पार्क्स खुल रहेंगे। बच्चे स्पेशली घर रह रहे, क्या बिल्कुल ड्राइंग रूम पार्क बन चुका था। ड्राइंग रूम एग्जैक्टली, वालिदैन थक चुके थे। उनका वो वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक क्या है जी, ड्राइंग रूम से बेडरूम से। लिटरली मैं अपनी बेटी से कहता हूँ रात को ना स्पेशली कि चलो अब तुम ना जरा भागो। वो ड्राइंग रूम से भाग के आती है रूम तक, रूम से भाग के जाती है ड्राइंग रूम में। मैं भगाता हूं, वरना मेरे भांजा भांजी अपने अब्बा के ऊपर स्विमिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, घूम रहे होते हैं। यही हो रहा है किरण, लेकिन दैट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज। में कुछ तो करना है उनकी एक्टिविटीज के लिए। ये भी अच्छा हो रहा है और वो भी अच्छा है। यस, वो भी अच्छा और ये भी अच्छा है। लेकिन अब और अच्छा है कि पार्क्स खुलेंगे और मौसम भी अगर अच्छा होगा तो बच्चों को लेकर पार्क्स जाएं, लेकिन एहतियात आपने फिर भी करनी है। वफाकी वजीर असद उमर साहब ने गुज़श्ता रोज़ कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद इन फैसलों की तफसीलात बताई हैं, तो आपके सामने ये फैसले रखते हैं। कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी बात आपको बता दे, जितने इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ और बिल्कुल ईजी होके आके असद उमर साहब ने ये ऐलानात किए, उतना ही खुश होके स्ट्रेस से बाहर निकल के लोगों ने इनको सुना, पसंद किया। टूरिस्ट इलाके जो हैं और उनके होटल्स वगैरह जो हैं, इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है भी खोला जा रहा है। जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है। खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह हैं, आउटडोर भी और इंडोर भी, इनको भी फिर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। ट्रेन के अंदर भी और जहाज़ के अंदर भी जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इतने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी, ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। 1 अक्टूबर से फिर वो भी नॉर्मल कर दिया जाए। मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ। बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से। जो औकात कार थे मार्केट्स के खुलने के, दुकानों के खुलने के, वो उसी पुराने सिस्टम पर रिवर्ट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के बगैर। 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले जाएंगे, मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं, होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं। जो हमारे मज़ार हैं उनको भी तमाम को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है। अब पहले से ज़्यादा एहतियात करनी है। अब दुनिया देख रही है पाकिस्तान को। इस कामयाबी के जो हीरो हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो आप हैं। तो जनाब, अगर आपको लगता है कि इस सब के बाद खर्चा थोड़ा बढ़ने वाला है तो इसको ऐसे नहीं सोचें। ऐसे सोचें कि आप सर्विसेज लेंगे अपनी मनपसंद और उसके बाद में उसको पे करेंगे, किसी को रोज़गार मिलेगा। ये एक साइकिल होता है जो चलने वाला है, ये बहुत ज़रूरी था। अब हुकूमत के जो फैसले, जो वाज़ेह पॉलिसी सामने आई हैं, उस सब के बाद में जो सैलून्स हैं जिनको कुछ खुल भी रहे थे SOPs के तहत और कुछ SOPs फॉलो करेंगे इस यकीन दहानी के बावजूद नहीं खुल पा रहे थे,
लेकिन अब क्या होगा, इस सब को कैसे देख रहे हैं सैलून एसोसिएशन, दीगर पार्लर मालिकान या जो भी उनको रन कर रहे हैं, हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। नादिया हुसैन हमको ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नया दिन। नादिया हुसैन, कैसी हैं आप? ये बताइए कि अब जब आप लोग काम का आगाज़ कर सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या आप एसओपीज फॉलो करेंगे और ये कितनी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ये भी बताइए सबसे पहले। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत हमारे लिए एक ये आई वुड से कि साई ऑफ रिलीफ जिसे कहते हैं ना, कि हम लोगों ने एक शुक्र का सांस लिया है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को ऑफिशियली जो है वो इजाजत दी जा रही है अपना काम और कारोबार खोलने की। बिकॉज डेफिनेटली बहुत अरसा गुजर गया था, 5-5.5 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने बहुत होते हैं कि हम लोगों का कारोबार बंद था एंड कोई इनकम नहीं, कोई कमाई नहीं, स्टाफ के इतने इश्यूज, जनरली ओनर्स के इतने इश्यूज। तो अब ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ बहाल हो जाएगा, मतलब उम्मीद यही है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफर्टेबली वापस सैलून की तरफ आएंगे और अपनी सर्विसेज जिस तरीके से एक वो था। एक अंदाजा क्या है जो इस 5 महीने में, 5.5 महीने में जो लॉस हुआ उनको भी, कि जिनकी इमारत थी या उनको भी जिन लॉसेस का सामना करना पड़ा, जो किराए के ऊपर सैलून्स खोले हुए थे, कितना लॉस हो गया, उस सबको केटर कब तक कर सकेंगे, उसको कवर कितने दिनों में कर सकेंगे? क्योंकि लोगों में से भी खौफ निकलते जा रहा है। महीने लगेंगे, महीने। मतलब कि ये एक दिन क्या की बात नहीं है कि जी ये सारा लॉसेस आपके कवर हो सके। और अभी भी जो है वो हम लोगों को स्टाफ को डाउनसाइज करके ही चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का 1% रहेगा। बिकॉज जाहिर है जो इतना कम अगर बिजनेस होगा, क्लाइंट्स आते हैं नहीं आते हैं, रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? आप तो यही चाहेंगे कि लोग आए और उसी तरह से आए जैसे कोरोना से पहले आया करते थे। हम तो वही चाहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होगा नहीं सकता और होगा नहीं, और क्लाइंट भी नहीं आएगा। मतलब कि क्लाइंट्स भी जो है वो बहुत सिलेक्टिव तरीके से आना चाहेंगे और वो एसओपीज देखना चाहेंगे। यही मैं पूछना चाह रहा था नादिया साहिबा, फॉलो हो रही है एसओपीज से मुताल्लिक क्या बात हुई है? कुछ एसओपीज आप लोगों ने खुद तय की होंगी, कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हो, एक वक्त में कितने क्लाइंट्स या मैंडेटरी किया गया है कि कुछ सर्विसेज ही आप दे सकते हैं, ऐसा मामला है? और अपॉइंटमेंट अगर आप शेयर कर सकें इन सारे मामलात से मुताल्लिक। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, हम लोगों को ऑफिशियल तरीके से कुछ भी नहीं आया है। और एक और चीज ये है कि ये तो खैर असद उमर ने ये बात बोली है, बट अगर हमारे सिलसिले में देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उनका एक अलग ही स्टांस रहा है। तो अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने कल ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं है। तो पता लगे कि जी हम तो सारे अपने सैलून खोल के बैठ जाएं और आगे से सैलून बंद कर दें आपके आके के नोटिफिकेशन के बगैर कैसे खोला। तो इस बारे में नादिया साहिबा, कोई फिर आप लोगों की तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट से राबता किया गया है? बिल्कुल जी, हम लोगों ने बहुत 5 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो होपफुली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हमें तो ऐसा जितनी कोई खबर है नहीं कि जी क्या इंटरनली ये लोग गवर्नमेंट वाले सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग कोऑर्डिनेशन में तो हैं? नॉट रियली विद एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल। ये मेरा राब्ता है जो नासिर हुसैन शाह की जो टीम है और जो सईद गनी के से जो रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों से मेरा राब्ता है। तो उन लोगों से जो है वो मैं इन टच तो हूँ कि जी हमें एक कंफर्म चीज बता दें, बट राइट नाउ वी आर आल्सो स्टिल वेटिंग। और पहले दिन से इन्हीं लोगों के साथ में आपका राबिता रहा है, और इसमें उनका कितना एफर्ट था कि वो आप लोगों से बात करेंगे? ये सारा का सारा एफर्ट भी आप लोगों ने किया था? हमारा सब एफर्ट हमारा था, हमसे तो किसी ने भी बात करने के लिए नहीं कोई विलिंग था। मतलब हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से कमिश्नर से जाके बात की, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करा के इतनी दफा हम लोगों ने टेलीविजन शोज पे जाके अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है वो हम लोगों ने इस चीज की अवेयरनेस रेज की, लेकिन हमसे कोई मिलने को तैयार ही नहीं था। और ये जो सैलून एसोसिएशन है,
ये बताइए कि आप लोगों के इल्म में क्या है इस सिलसिले में? एक तो ये कि नोटिफिकेशन नहीं आता, दूसरे ये कि बहुत मुश्किल से आप लोगों के कांटेक्ट हो पाए, आप लोग कोऑर्डिनेट कर पाए, उनके साथ में बात कर पाए। इस सबसे पहले से ही जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो सैलून्स को बंद करवाना शुरू कर दिया गया था, थोड़े से प्रॉब्लम्स आने लगे थे। जी जी, ऐसे ही हुआ बिल्कुल था। आने लगे थे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। जाहिर है जब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जी सैलून्स के ऊपर कंप्लीट बैन है, तो फिर कुछ सैलून्स ने तो उन दिनों में भी खोला अपना सैलून, इवन दो के कंप्लीट बैन था, क्योंकि उन इलाकों की जो पुलिस है वो इतनी एक्टिव नहीं थी, तो जी उन्होंने खोल लिया अपने सैलून्स, और खोल के जो है वो स्टाफ को मुश्किल से 2-3 लड़कियों को फिर भी बुला रहे थे। लेकिन कुछ एरियाज की जो पुलिस है वो इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि नहीं, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो जब खोलने की कोशिश करे तो फिर पुलिस आ जाए, तो इस तरीके से बहुत हुआ है। तो इतना डिस्क्रिपेंसी रही है पूरे शहर की, अगर हम बात की जाए तो एरिया वाइज। मैं इसको अगर रिफ्रेश करना चाहूँ नादिया, मैं अगर इसको रिफ्रेश करना चाहूँ ऐसे, तो क्या ये दुरुस्त होगा कि बंद करवाने के लिए तो आगे से आगे रहे सारे के सारे लोग, लेकिन अब बात करनी है और एक वाज़े पॉलिसी लेकर आनी है तो उस तरह से सामने नहीं आते? बिल्कुल, अभी तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है ना। एसओपीज हम लोगों को, सैलून एसोसिएशन को कुछ भी एसओपीज नहीं मिले हैं कि जी हम लोगों को क्या है। अच्छा, वो बर्डन भी आप ही के ऊपर है, क्योंकि आपका काम है, तो आप ये भी सोच के रखिए। हाँ, तो लेकिन हम लोगों ने सोचा हुआ तो है, वेरी नाइस, सोचा हुआ है। और इस दौरान जब छोटी इससे पहले अगेन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, असद उमर ने, इमरान खान ने बल्कि कहा था कि जी कारोबार खुल जाए, सब कारोबार जो है वो खुलेगा, मार्केटें खुलेंगी, तो हम लोगों ने भी खोल लिया। लेकिन उस दौरान जो है फिर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि जी आप लोग को इजाजत, और अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि अब वाज़े नोटिफिकेशन आएगा और जल्द आएगा, उसमें देर नहीं होगी। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी, इस सिलसिले में बात कर रही थी। तो एक मामला ये कि इसके ऊपर एक वाज़े नोटिफिकेशन है, और एक मामला है ये कि अब हमको हमारा काम शुरू करने की प्रॉपर इजाज़त दी जाए, 1 महीने बाद क्यों और अब से क्यों नहीं, यही मामला बन रहा है। Exactly, यही मामला बन रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और क्योंकि जरा हमने आज प्रोग्राम का आगाज किया है, मैं कुछ पढ़ रहा था। सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं अगले टॉपिक पर जाने से पहले उस पर थोड़ा सा काम कर लूं, क्योंकि जो किरण ने अगले टॉपिक पर जाना है स्कूल खोलने से मुताल्लिक। मैं स्टार्ट कर लेती हूँ प्लीज। ओके, तो भाई मैं ये कहना चाह रही थी कि 15 सितंबर से स्कूल खोलने का हुकूमती फैसला हो जाता है, और फिर उस सब के बाद में क्या हो जाता है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है ना, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसे मुस्तरद करते हैं, रद्द करते हैं। फिर उनकी तरफ से एक मुतालिबा सामने आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और ये कहा जाता है कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 अगस्त से खोलने की इजाज़त दी जाए, सितंबर तक इस मामले को ना लेकर जाएं, 1 महीना मजीद हम क्यों लगाएं, ऐसी सूरत में कि जब स्कूल का अमला है, अगर उनको देखा जाए, चाहे उनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से हो, चाहे उनका ताल्लुक टीचर्स स्टाफ से हो, वो सब के सब परेशान हैं, ठेले तक लगाने पर मजबूर हैं। तो इस बारे में क्यों नहीं कोई सोच रहा? हम आपको रिपोर्ट दिखाते, फिर इसी के ऊपर बात करते हैं। एनसीसी ने जो फैसले किए हैं उनके मुताबिक 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले जाएंगे। असद उमर ने एनसीओसी इजलास के बाद अहम फैसला सुनाया तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नाराजगी का इजहार किया। चेयरमैन काशिफ मिर्जा ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। पिछले 2 साल के अंदर जब से गवर्नमेंट आई है, सिर्फ 85 वर्किंग डेज पढ़ाई हुई है, और अब सब कुछ आप खोल चुके हैं। खुशाइंद है ये बात, हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। तो तालीम के साथ ये दुश्मनी क्यों हो रही है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तालीमी इदारे 15 अगस्त से खोलने का मुतालबा भी किया। इस हवाले से दरखास्त करूंगा चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब, तीनों से खुदा के लिए 10 ब 10 दरखास्त है कि 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोल दें। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम गवर्नमेंट का साथ हमेशा बाजू की तरह हम देंगे। काशिफ मिर्जा का कहना था, स्कूलों की मुसलसल बंदिश से बच्चों की तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। अब सोचने का नहीं बल्कि अमली इकदाम का वक्त है।
और जब हम स्कूल्स खोलने की बात करते हैं और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हुआ, जहां जहां कोरोना वायरस सिमटा, जब फैसले हुए स्कूल्स खोलने से मुतालिक अमेरिका समेत और बहुत से ममालिक जिसमें इसराइल ने सबसे पहले स्कूल्स खोले, तो वहां पर कोरोना फौरन से फैला और उन्हें स्कूल्स बंद करने पड़े। अब ये बात करने का मकसद क्या था? आपको बताना था कि बच्चे किस तरीके से कोरोना वायरस को फैलाते हैं। एक रिसर्च है, बल्कि कहना चाहिए 2 रिसर्च हैं। एक रिसर्च शिकागो में हुई है और एक रिसर्च इटली में हुई है। उस रिसर्च के मुताबिक 1 से 5 साल के बच्चों में किरण मुआयना किया गया और मालूम यह हुआ कि जो वायरस की कंसंट्रेशन उनके थ्रोट में वो 100 टाइम्स ज्यादा होती है। दैट मींस व्हेन दे स्नीज और कफ, वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें वायरस की मौजूदगी ज्यादा होती है, वो ज्यादा तेजी से कोरोना वायरस को फैलाते हैं। हाँ, अलबत्ता 5 से लेकर जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं वो उसी तरीके से कोरोना वायरस फैलाते हैं जैसे एक एडल्ट फैलाता है। ये तहकीक हुई है और ये तहकीक इसीलिए हमारे सामने रखी गई है ताकि जब फैसला करें स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक, बच्चों से मुताल्लिक, तो ये ज़रूर सोच लें 1 से 5 साल के बच्चे अगर वो खुद मुतासर ना भी हों तो वो कोरोना फैलाने में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये पढ़ रहे थे आप, बिल्कुल ठीक मेहनत की आपने। अच्छा जी, अब हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये रिसर्च है, ये पॉइंटर्स है, ये सारी की सारी एहतियात हमको रखनी होगी। दूसरी तरफ हुकूमतों ने फैसला कर लिया कि अब हम इसको फौरी नहीं खोलेंगे लेकिन खोलेंगे। लेकिन स्कूल एसोसिएशंस इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। वो कहते हैं तालीम का पहिया मजीद नहीं रोका जा सकता, बच्चों का हर्ज हो रहा है एक तरफ, असातिज़ा रेडी लगाने पर मजबूर हो रहे हैं दूसरी तरफ। अब तो तालीमी इदारे खोलने दीजिए, 1 महीने बाद जो करना है वो अब कर लीजिए। ये मौक़िफ़, इसी के ऊपर बात करेंगे। अब नया दिन के इस हिस्से में हमारा साथ देंगे चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिक शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तारिक शाह साहब? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आप, बात मनवा लेंगे जो आप लोग चाह रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों से? देखिए, बात यह है कि हमेशा हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं रही, और वो वाज़े नजर आ रहा है कि जब सारी चीजें खुल गई हैं, मतलब अब बच्चा जो है हमारा वो मूवी देखने जा सकता है, वो पार्क में खेलने जा सकता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकता है, लेकिन वही बच्चा तालीम के इदारे में तालीम लेने नहीं आ सकता। ये एक अजीब सी पॉलिसी नजर आई है। आपकी स्टैटिस्टिक बिल्कुल सही है कि 1 से 5 साल के बच्चे जो हैं वो कोरोना फैलाने में मतलब कैरियर होते हैं, लेकिन आप ही देखें, हमने तो ये कहा है कि फेज वाइज स्कूल खोले जाएं, लेकिन तालीमी नुकसान 6 महीने हो चुका है। 6 महीने घर पे बच्चा बैठ चुका है। 6 महीने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो अब 0 हो चुके हैं, क्योंकि घर बैठ के वो जब नहीं पढ़ रहे तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुके होंगे। तो अब तालीमी नुकसान जो है वो तालीमी क्राइसिस में डेवलप हो रहा है। तो अब हुकूमत को चाहिए, देखें, या तो हमें ये ग्राउंड रियलिटीज बताएं कि किस बेसिस पे ये डेट्स आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी हमें आगाह नहीं किया जा रहा। अब नहीं किया जा रहा है तो डेट्स तो आगे नहीं बढ़ाई गई। वो जो डेट पहले दी गई थी 15 सितंबर की, वो तो उस पर कायम है अभी भी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये पहले मई दी गई, फिर जून दी गई, फिर जुलाई, फिर जो है वो 1 सितंबर दिया गया, और अब जो है वो 15 सितंबर। ये 2 दफा से डेट 15 सितंबर पे स्टिक हुए हुए, क्योंकि 2 महीने एक साथ उन्होंने आगे बढ़ाई थी। तो अभी भी ये है कि 9 सितंबर को या 7 सितंबर को ये दोबारा तय करेंगे कि 15 से खोलना है या नहीं खोलना है। लेकिन या तो हतमी डेट दे दी जाए जिसमें हमें कहा जाए कि भाई इससे खोल देने, तो फिर हम अपने मामलात उसी हिसाब से चलाना शुरू करें। यानी आपको लगता है ये 15 सितंबर जो डेट है वो हतमी नहीं है? बढ़ा दी जाए। तारिक साहब, ये 15 सितंबर की डेट आपको हतमी नहीं लगती? नहीं, हतमी नहीं है ये, क्योंकि ये दोबारा से तय की जाएगी कि आया आपको ऐसा क्यों लगता है 15 सितंबर को बच्चों को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। कल सईद गनी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम 15 सितंबर को दोबारा जो है वो कंसिडर करेंगे कि आया बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। तो ये हतमी डेट तो बिल्कुल सर, मुझे एक बात और बताइएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि फेज वाइज बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। ठीक, ये अच्छी सोच है। ये एक अच्छी सोच है कि फेज वाइज बुलाया जाए, क्लासेस डिवाइड की जाएं, शिफ्ट्स में बुलाया जाए, ये बहुत अच्छी सोच है। इस बारे में ये सारी जो सोच है सर, ये स्कूल्स की ही है या गवर्नमेंट से इससे मुतालिक कोई मशावरत भी हुई है? यानी जो SOPs या जो मामलात आप लोगों ने सोचे हैं और तय किए हैं वो स्कूल्स मालिकान तक पहुंच चुके हैं या गवर्नमेंट के साथ भी इससे मुतालिक मशावरत हुई है? देखिए, स्कूल मालकान से मुशावरत करके हमने एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की, जिसमें SOPs बनाए जा रहे थे। तो हमने वहाँ प्राइवेट सेक्टर के SOPs भी जमा करवाए, गवर्नमेंट ने अपने भी बताए, और एक फॉर्मुलेट करके 4 पेजेस के डिटेल्ड, जिसमें स्कूल के लिए भी SOPs बनाए गए,
टीचर के लिए बनाए गए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए, पेरेंट के लिए बनाए गए और वैन ड्राइवर्स के लिए बनाए गए। और यानी कि जो एसओपीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन जो एसओपीज बनाए गए हैं ये स्कूल अब जब भी खुलते हैं वो 15 सितंबर को खुलते हैं, या अगर आप लोग प्रेशर मेंटेन कर पाए और पहले से डिसाइड ऐसा हो जाए कि पहले खुल जाते हैं तो वो एसओपीज फॉलो होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो होंगे तो आप मुझे सर अगर आप पॉइंटर्स में बता दें, शिफ्ट्स की बात, पहले कौन आएगा, टीचर्स के लिए एसओपीज क्या हैं, पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस, अगर आप प्लीज ये पॉइंटर्स भी शेयर कर दें। देखिए, जो टीचर्स हैं उनकी पहले जो है वो ट्रेनिंग सेशंस की जाएंगी कि आपको एसओपीज मेंटेन कैसे करवाने हैं, बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसे करनी है। ये सेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुए और ये स्टार्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उनपे मास्क, ग्लव्स ये कंपलसरी होंगे। डिसइंफेक्टिंग स्प्रे जो है वो स्कूल रोजाना किया करेगा, या जो भी उसका इंटरवल होता है, जो वीक में एक दफा क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वीक में एक दफा कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में आधी क्लास को, सेकंड शिफ्ट में दूसरी क्लास, जो रिमेनिंग क्लास को बुलाया जाएगा। और अगर कुछ स्कूल जो है जो शिफ्ट वाइज भी चलते हैं ऑलरेडी, उनको ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाएगा। सर प्लीज, आपको लगेगा कि आपको आपकी बात दोहराने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, अथॉरिटीज भी सुन रही हैं। सर, ये जो 5 साल से कम का ब्रैकेट है, इसके लिए थोड़ा सा क्लियर होकर के एक बार फिर से बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क भी यहीं से। पहले फेज में तो हम चाहते हैं कि सीनियर क्लासेज जो सेकेंडरी क्लासेज हैं उनको बुलाया जाए, फिर उसके बाद प्राइमरी क्लासेस, और इंशाल्लाह अगर हालात सही रहे तो फिर मॉन्टेसरी क्लासेस। यानी जो खदशात हैं, जो अंदेशे हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए आपने काफी कुछ सोच के रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हमने सब प्लान किया हुआ है। और देखिए, बच्चों की जान या हमारे कौम के मुस्तकबिल की जो सेफ्टी है, बहुत अच्छी बात है, भी जिम्मेदारी बिल्कुल सर। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि अगर 15 सितंबर से भी स्कूल खोलते हैं तो प्री स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी। मॉन्टेसरी, KG1, KG2 ये बच्चे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और जब इंशाल्लाह हालात और बेहतर हो जाएंगे, जब ये बच्चे फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे ज़ाविये पर सोच रहे हैं। बच्चों को भी। लास्टली सर ये बता दें कि अगर हुकूमत उसी मौक़िफ़ पर कायम रहती है कि 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, उससे पहले रिव्यू करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? इंतजार ही करेंगे या कोई लाएअमल है? देखिए, हमने तो कहा है कि हमें स्कूल फौरी खोलने की इजाजत दी जाए। अगर नहीं खोलनी दी तो फिर हम नए लाएअमल जो होगा वो क्या होगा? हम आपको पास वो क्या होगा? या आप कुछ ऐसा तो नहीं है जो बता नहीं रहे, ये मौका आने पर रिवील होगा सबके ऊपर? देखिए, मैं अभी कबले वक्त होगा कि मैं पहले से बता दूं आपको। अभी तो मुशावरत होगी, सारी एसोसिएशन जैसे पहले इस्लामाबाद में बैठ के मुशावरत की गई थी, इसी तरह दोबारा मुशावरत। और इस दरमियान आपको उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इसको सुनेगी, इसको कंसिडर करेगी आपकी बात को? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो पूरी उम्मीद है कि जो तालीमी इदारों हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ये जरूर डिसीजन लेगी कि स्कूल जल्द से जल्द खोल दिए जाए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। बड़ी क्लास में सेहत असातिज़ा की नज़र में, स्कूल्स मालिकान की नज़र में भी इम्पॉर्टेंट है। इस बात को इंश्योर बनाने के लिए SOPs तैयार है, बस इंतज़ार है तो इजाज़त का। जनाब, हमने इस अहम मौजू के ऊपर बात की, अब हम ज़रा आपके सामने एक और बात रख देते हैं, म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। तो एक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी, इसका हर किरदार लोगों को लगता है कि आपकी आंख के सामने खड़ा है। मैं कुर्तोगलू की बात नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ अर्तुगरुल की। तो जनाब, एक तरफ तो इसके किरदार जो है ना वो धूम मचाते जा रहे हैं, लोगों को हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बहुत ब्यूटीफुली पता चल रहा है, और दूसरी तरफ है इसका साउंड ट्रैक। क्या साउंड ट्रैक है, मजा आ जाता है सुन के। अच्छा, और अगर इंस्ट्रूमेंट हो हमारे देसी वाले, प्यारे वाले, जैसे कि बांसुरी, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता, गिटार, मैं तो सितार की तरफ जाती, लेकिन ये गिटार भी अच्छा है। मौसम भी ऐसा है ना कि बांसुरी सुने, मौसीकी सुने। कितनी अच्छी बात है, आप बैल्कनी में खड़े हैं, चाय का कप थामे, बारिश हो रही है और आप अर्तुगरुल गाजी का म्यूजिक सुन रहे हैं। म्यूजिक भी कौन सा? अपना वाला। लाइट के ना होने का गम जाता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। अब ये म्यूजिक की बात इतनी हो रही है कि ये गिटार और बांसुरी से इस साउंड ट्रैक को जिन्होंने प्ले किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव म्यूजिशियंस अहमद एजाज एंड मोइन खान विद अस। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। प्लीज सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ड्रामा मुकम्मल देख लिया, ऑल सीजन्स, और जिस तरह किरण ने भी कहा ना, हर कैरेक्टर पसंदीदा है, आपका कैरेक्टर कौन सा है फेवरेट? जी, मैं इसको बड़े पाबंदी के साथ देख रहा हूँ। ओके, अभी देख रहे हैं। 5th जो सीजन है इसका वो स्टार्ट है, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर
खुद अर्तुल साहब हैं और तुर्गुत अल्प। वैसे तो म्यूजिक इंस्पायरिंग है आपके लिए, ये पता चल गया, लेकिन क्या क्या एलिमेंट ऐसा रहा, क्या बात ऐसी रही जो सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर कर गई? आपने कहा कि भाई मुझे इसका म्यूजिक तरतीब देना है, अर्तुल का तो खास तौर पर। मैंने सच जो है वो सीज़न नहीं देखा, बट ये है कि मुझे इसका म्यूज़िक बहुत पसंद है एज जनरल। तो मैंने इसको, हम दोनों ने बेसिकली, हमारे बैंड ने इसको कवर ही की है और बल्कि हमारी इंशाल्लाह एक वीडियो भी आ रही है, आपको देखने को मिलेगी। बस ये है कि हम लोगों ने इसको कवर किया, हमें अच्छा लगा इसका म्यूज़िक, तो म्यूज़िकली मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी है, तो हम लोगों ने इसको जो है वो कवर किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है अभी सुनाएंगे भी। और बिल्कुल बिल्कुल हम सुनेंगे, लेकिन वो सुनाने से पहले मुझे बताया ना, आपने कहा ना आपने साउंड ट्रैक कवर किया, तो इसके अलावा भी कोई और साउंड ट्रैक्स भी हैं जो कि आपने बांसुरी और गिटार से प्ले किए हैं? हमने इसके अलावा जो है काफ़ी सारी धुनें बजाई हैं और हमने इसके अलावा काफ़ी सारे कवर्स किए हैं। बेसिकली हम लोग इंस्ट्रूमेंटल्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ज़्यादातर हम जो भी चीज़ यानी कि सोशल मीडिया पे इनो, यानी कि जिस तरह ट्रेंडी लास्ट दिनों में कुछ वो मेरे पास तुम हो का OST था, हमने वो कवर किया, यानी कि जो ट्रेंड में चीज़ चल रही है उसको हम कोशिश करते हैं अच्छी तरह कवर करें। अब देखिए ना, आप लोगों ने प्ले किया, लोग इसको इतना पसंद भी कर रहे हैं, एक बार हमारे लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लीज प्ले कर दीजिए, प्लीज। वाओ, जबरदस्त। लेकिन अभी भी किरण दिल चाह रहा है कुछ और सुने इनसे, कुछ अपना ही हो जाए, अगर अपना ट्रैक जो आपने कवर किया हो, पाकिस्तानी धुन अगर हो जाए, वो भी भाएगी हमें। हाँ, हम लोग जरूर सुनाएंगे प्लीज। सानू इकबाल चैनल आवे हम वाओ, क्या बात है, मेजर कुछ और मांगती रब से अपने। तो ये हमारे म्यूटेशन द बैंड है, तो सबको डेडिकेट करते हैं हम लोग, जबरदस्त। पाकिस्तान को पूरे।
थैंक यू अहमद एंड मोइन, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अर्तुगरुल के फुटेज चल रही थी ना, तो ये गाना ये दोनों उस पर भी बैठ मैं रही थी। यही सोच रही थी ना कि खान साहब की जो कंपोजिशन है ना, उस पर भी हलीमे सुल्तान ही लग रही है। Yes. अर्तुगरुल ओहो क्या मैजिक बात है, क्या बात है जी। आज तो हमने आपको म्यूजिक सुनाया है, आपको कुछ दिन बाद इंशाल्लाह हम जिन्होंने डबिंग की है उनसे मुलाकात कराएंगे। ये सरप्राइज था, शौक था टीम के लिए भी कि मैंने अनाउंस कर दी है। बहुत जबरदस्त है, अब उन्हें करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। पूरे दिन आपको म्यूजिक सुनना पड़ेगा। मौसम ही इतना हसीन है, इतना हसीन है। कल तो ट्रेलर था, फिल्म आने वाली है, फिल्म पे बाद में जाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि अगर मौसम अच्छा हो, म्यूजिक का साथ हो, आप काम कर रहे हो, तब भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और कल भी बहुत लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि कराची वाले एंजॉयमेंट का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कभी ऐसा भी कर लेते हैं। ऐसा भी कर लेते हैं। और किरण पार्टी अभी बाकी है। कल तो बारिश हुई थी, बल्कि ट्रेलर था, अभी आज बारिश होनी है मजीद। बस बार बार ये दुआ कीजिए कि रहमत की बारिश हो, ये रहमत की बारिश हो, कोई इससे मुतासर ना हो जैसे गुज़श्ता बारिशों में हमने देखा है। एनीवेज जी, लेट्स टॉक अबाउट एंजॉयमेंट ओनली। कल कितना एंजॉय किया कराची वालों ने, आपको दिखाते हैं। रिमझिम बरसती बूंदों ने दिलों का मौसम भी बदल दिया। कहीं शहरी सेल्फियां लेते नजर आए तो कहीं बच्चे जमा होने वाले पानी में मौज मस्तियां करते रहे। समा के रिपोर्टर भी भीगे मौसम में खुशी से शराबूर नजर आए। अल्लाह की रहमत बरस चुकी है, मैं भी जो है वो इस बारिश में एंजॉय कर रहा हूँ। समा की एंकर ने बरसाती पहनकर बारिश की लाइव कवरेज की। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं समा के टेरेस पर हूं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये मौसम, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं, साथ साथ मैं आवाज़ भी सुन सकती हूँ। बिजली की गरज चमक की आवाज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़ोरदार आ रही हैं, जिससे मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश बिल्कुल होगी और रात को और तेज़ बारिश होगी। कराची में कुछ देर की बारिश ने हब्स और गर्मी की शिद्दत का भी खात्मा कर दिया। वाह, देखा आपने। वैसे हमारी जो साथी एंकर है ना, सबा शेख, इनसे पूछना पड़ेगा ये बरसाती इन्होंने ली कहाँ से। बड़ी प्यारी लगी मुझे, सुपर कूल थी जी। मौसम भी सुपर कूल। वैसे कराची में बादलों की एक और धुआंधार इनिंग, शहर में जल थल हुआ एक। रात भर वक्फे से बारिश होती रही, मोटी मोटी बूंदें टप 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 गिरती रही। और शहर की कई अहम शाहराहें ऐसी थीं जहाँ सड़क नहीं थी, पानी था। गाड़ियाँ ख़राब हो गई, मोटरसाइकिल्स दब के रह गई, डूब गई, फंस गई, कहीं कहीं लहराती डोलती नजर आई। लियारी उस्मानाबाद में 100 साल पुराना दरख्त झुक गया। शहरियों ने खौफ के बायस घर ही खाली कर दिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोवाला यार, यहाँ भी बादल जमकर बरसे। अब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल भी कराची में बारिश होगी। सिंध असेंबली के आसपास का इलाका, यहाँ पर ताहाल क्या सिचुएशन है, अब तक हुआ क्या है, इसी सब पर अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। सऊद बिन मुर्तज़ा, थोड़ा सा सिचुएशन के बारे में हमने भी बताया है, ज़रा आप भी हमें बताइएगा, क्योंकि हमेशा का हमारा एक ही मसला रहा है। आसमान पर देखो तो खूबसूरती और नीचे देखो तो फिर आंखें मींच लेने को दिल चाहता है। बहुत गड़बड़ होती है। जी हाँ, बिल्कुल। कल बारिश हुई और रात गए तक ये बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से चलता रहा। और आज भी जिस तरह से पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश होगी और तेज़ बारिश होगी। हम लोग इस वक्त सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हैं और कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिंध असेंबली MPs आते हैं, तो इसकी वजह से जो अमला है फौरी तौर पर यहाँ आया है सुबह होते ही। और अब यहाँ पर जो सफाई का अमल है, जो यानी पानी की निकासी का अमल है, वो शुरू कर दिया गया है ताकि इस पानी को निकाल लिया जाए ओहदेदारों के आने से पहले या वो MPs के आने से पहले उसको साफ़ कर लिया जाए। लेकिन इसके अलावा अतराफ़ में जगह जगह पासपोर्ट ऑफिस, सदर समेत शहर के कई अहम शाहराएँ जहाँ पर पानी अब भी जमा है, जिसको नहीं निकाला जा सका। कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पानी खुद ब खुद निकल गया, साफ़ हो गई सड़क। लेकिन अभी जिस तरह से मज़ीद बारिश होनी है तो यही सड़क नहीं बल्कि कई सड़कें हैं जो दोबारा मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगी और सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो सऊद, का जोर तो बारिश की वजह। सऊद, अल्लाह करे ऐसा इस बार ना हो। लेकिन थोड़ा सा मुझे प्लीज़ इस बारे में बताइएगा कि आप ज़रा रिपोर्टिंग करते हैं जब भी बारिश होती है, तब भी आप हमें स्पेशली बताते हैं कहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि सऊद इस बार काम ज़्यादा हुआ है। NDMA ने ज़्यादा काम किया है, FWA ने बहुत अच्छा काम किया है। माजी में जो हम बारिशें देखते आए और उसके बाद सूरत हाल देखते आए, कुछ फ़र्क है। जिस तरह शारे फैसल से आज सुबह मैं आया तो वो शारे फैसल वॉज ऑल क्लियर,
नॉर्मली भी जल्दी क्लियर हो जाती है, बट थोड़ा सा आप प्लीज बताइएगा इससे मुताल्लिक कि अपने काम ज्यादा हुआ तो भले बारिश भी ज्यादा हुआ लेकिन बहरहाल सिचुएशन बेहतर रही। जी बिल्कुल शुएब, आप सुबह जब शार फैसल पे सफ़र करें तो यकीनी तौर पर जिन्होंने रात को सफ़र किया है, जो पूरी रात जो ट्रैफिक जाम रहा वहाँ पे, क्योंकि जब शाम को बारिश थम गई थी उसके बाद से लेके रात 12 बजे तक तो शदीद ट्रैफिक जाम था शार फैसल के एक ट्रैक पर। वो इस वजह से कि अगर एक गाड़ी भी स्लो होती है पानी की वजह से तो लाइन लग जाती है। और अब सूरत हाल ये है कि जहाँ NDMA ने काम किया वहाँ पर इतनी बारिश नहीं हुई, और उसका जो है वाज़े तौर पर वही तभी वाज़े हो सकेगा जब ज़्यादा बारिश उन इलाके में होगी जो ज़िला वस्ती में हैं। लेकिन जो सूरत हाल है काफ़ी बेहतर है माजी के मुकाबले में, लेकिन क्योंकि बारिश कल जो बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी वो 3 से 4 मिनट हुई, उसके बाद हल्की हल्की बारिश का सिलसिला चलता रहा। और ये तो अथॉरिटीज का भी कहना है कि अगर कांस्टेंट बारिश होती रही, अगर मुसलसल बारिश होती रही तो फिर परेशानी होगी पानी की निकासी में भी। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में अपडेट। और किरण बात की है सिंध असेंबली के बाहर की, लेकिन कुछ कॉलीग्स हमारे जो बंस रोड से आए हैं वहां पर वो बता रहे थे कि वहां पर पानी खड़ा था, वहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी। तो अब वहां पर आपको लेकर चलते हैं। साद साबरी हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं। साद, सुबह तो वहां पर पानी इकट्ठा था, जमा था, अभी भी सिचुएशन ऐसी है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिशों ने कराची में हब्स और गर्मी को तो तोड़ दिया, पर उसी के साथ साथ कुछ मसाइल भी खड़े कर दिए, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला बारिश के बाद जमा हो जाने वाला पानी है। पर यह बारिश का पानी नहीं बल्कि गटर का और सेवरेज का गंदा पानी है जो कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर, शाहराहों पर, गलियों में इस वक्त जमा है। मैं मौजूद हूँ बंस रोड पर, और ये बंस रोड का वो सड़क है जो सदर की तरफ जाती है। अहम यहाँ पर दफातर मौजूद हैं, मार्केट्स मौजूद हैं, और यहाँ गटर का गंदा पानी, सेवरेज का पानी इस वक्त जमा है। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद रिजवान आपको दिखाएंगे। मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि ये पूरी गली गटर के गंदे पानी से भरी हुई है। ये रक्षा यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर खवातीन बैठी हुई है। कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरने में, बहुत सी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, और ये सारा गंदा पानी है। अभी तक यहाँ पर निकासी है आपका एक दिन गुजरने के बावजूद कोई हमें अमल देखने में नहीं आया, कोई मशीनरी यहाँ पर नहीं लगाई गई, ना ही कोई इदारा काम करने के लिए आया। इसी तरीके से ये पूरा रोड जो कि बंस रोड से सदर की तरफ, सिंध हाई कोर्ट की तरफ जाता है, ये भी पूरा जो है वो गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ सेवरेज का पानी है, रक्शे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तमाम शहरी इसके ऊपर से गुजरने में मौजूद हैं। इस सड़क के दोनों तरफ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो खाने पीने की अशिया के होटल हैं, दीगर दुकानें हैं, और जिनको जो है इंतहाई परेशानी का सामना है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी ये बताइएगा कि कल जो बारिश हुई उसके बाद ये हाल है शहर का, अगर आज भी बारिश हो जाती जिसकी पेशगोई है, क्या होगा? भाई क्या करेंगे, रक्षा हम चलाते हैं, रक्षा छोड़ के फिर कश्ती चलाएंगे, और क्या करेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो अभी जो फिलहाल गाड़ियां चल रही हैं वो गाड़ियां चलने के भी लायक नहीं रहेंगी। कोई निकासी आप देखने में नहीं आई है हमें, क्योंकि यहाँ पर सिंध असेंबली नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टाफ नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर MPs ने पहुंचना नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी तक निकासी का काम हुआ नहीं है। बट हमारी इस रिपोर्टिंग के बाद अल्लाह करे कि यहाँ पर भी निकासी का काम हो जाए, अमला यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि अभी और बारिश होनी है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हो गया तो यहाँ पर मसला बहुत बढ़ जाएगा। अब कितना ज़्यादा बारिश हो सकता है आज, इस पर बात करते हैं। जवाद मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, मौसम पर अच्छी निगाह रखते हैं, खूब टटोल लेते हैं सारे बादल, और हवाएं गिन लेते हैं। एग्जैक्टली, ये बता देते हैं हमें कि कितनी बारिश होने वाली है, कितना हम एंजॉय करने वाले हैं, कितना परेशान होने वाले हैं। जवाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, शुक्र अल्लाह, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भी, जो कल बारिश हुई वो एज पर एक्सपेक्टेशन थी या कम ज्यादा? शायद कह सकते हैं कि काफी हद तक एज पर एक्सपेक्टेशन ही थी कि लेट आफ्टरनून और इवनिंग से जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक इसी तरह हुआ, और लेट नाइट तक जो है ये बैक टू बैक जो है स्पेल्स आते रहे। जबकि आज और कल जो है वो मेन डे है। मेन डे आज और कल है। वो जो आपने पहले हमें कहा था वो 3 फिगर में जाएगी बारिश 100 mm, वो आज एक्सपेक्टेड है?
बिल्कुल कह सकते हैं कि आज और कल में जो है वो एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट सुबह के जो लेटेस्ट स्टेट्स आए हैं उसमें बेस फैसल तक जो है वो तकरीबन 90 प्लस जा चुकी है, जबकि सदर में भी जो है वो 70 प्लस जो है वो बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है कल से अब तक। यानी काफ़ी हद तक हम करीब पहुंच चुके हैं 100 के। अब मुझे ये बताएं कि जब हम बात करें कि आज बारिश होगी रफली यानी 12 बजे के बाद होगी, 2 बजे के बाद होगी, ताकि लोग उसके हिसाब से प्लान कर लें, ये प्लीज़ बताइएगा। देखिए, डेवलपमेंट्स का सिलसिला जो है वो अभी कुछ हद तक थमा हुआ है और कह सकते हैं कि काफी सारे इलाकों में जो है अभी धूप छांव इस तरह चलता रहेगा। अगेन आफ्टरनून में जो है 12 बजे के बाद ये नमाज जुम्मा के बाद या आसपास आप कह सकते हैं कि दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे और टाइम फ्रेम जो है ये आफ्टरनून का ही रहेगा। और ये भी बता दीजिए, जहाँ जहाँ धूप छांव है हब्स तो नहीं होगा, वेदर तो बेहतर हो चुका है। वेदर काफी हद तक बेहतर हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलेगी, दिन चढ़ेगा तो साथ हब्स तो जरूरी है, क्योंकि सी ब्रीज अभी भी कट ऑफ है। सिस्टम इटसेल्फ जो है वो काफी ताकतवर है और अब तकरीबन 50-60% जो है ये सिंध के अंदर एंटर हो चुका है। तो हब्स और गर्मी जरूर बढ़ेगी और यही जो ग्राउंड फैक्टर्स हैं ये किसी भी थंडरस्टॉर्म को बनने में जो है वो काफी मदद देगी। और जो इंटेंसिटी थी पूछ लूं? नहीं प्लीज। जो इंटेंसिटी थी इस सिस्टम के यहाँ तक आने से पहले तक वो कुछ कम हुई है? नहीं किरण, तकरीबन इंटेंसिटी जो है वो लगभग वैसी ही है। इनफैक्ट कुछ प्रेशर में मजीद ड्रॉप देखने को मिला है, तो आप कह सकती हैं कि कुछ मामूली से जो है वो ये ज्यादा ताकतवर हुआ है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ये बहरा अरब की तरफ मूव करेगा तो बहरा अरब से जो है जबरदस्त सपोर्ट होगी, तो अगले 24 से 48 घंटे जो है ये सिस्टम इसी शिद्दत से यहाँ मौजूद रहेगा। उसके बाद 9 तारीख जो है ये बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर की तरफ मूव करेगा। एक बात और, कल चमक बहुत ज्यादा थी, लाइटनिंग बहुत ज्यादा थी, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? शोएब, यही बात थी कि सिस्टम इतना ताकतवर है तो इसके ज़ेर असर जितने भी थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे उसमें ये एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी। आज भी इनफैक्ट जो भी थंडरस्टॉर्म्स जो देखने में उम्मीद ये की जा रही है कि आएंगे, तो उनके दौरान भी जो है ये थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, गरज चमक ये काफी हद तक कोई खतरा तो नहीं, बिजली जो कहते हैं ना बिजली गिरने के वाकयात, ऐसा कोई खतरा तो नहीं है? देखें, बिल्कुल है, सीजी स्ट्राइक जो हैं ये बिल्कुल पॉसिबल हैं, ग्राउंड स्ट्राइक्स हो सकते हैं। एडवाइस कर दीजिए हमारे देखने वालों को। वही मैं कहने लगा था कि देखने वालों और सुनने वालों के लिए यही एहतियाती तदाबीर है कि अगर आप देख रहे हैं कि इस तरीके का कोई पावरफुल थंडरस्टॉर्म मौजूद है और गरज चमक ज्यादा हो रही है, तो गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली गिरने के खदशात जो है वो मौजूद है। स्पेशली जो कोई बड़े टावर्स हैं लोहे के, उनसे दूर रहें, पोल्स हो गए, और बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ देखने में आता है कि बैल्कनीज में जो है वो लोहे की ग्रिल्स वगैरह बहुत ज्यादा लगी होती हैं, तो इन जगहों के पास जाने से अवॉइड करें, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो मेटल को, लोहे को फौरन अट्रैक्ट करती है। ओके, यानी बैल्कनी में खिड़की पर खड़े होने से गुरेज करें, ओपन स्पेस है तो दैट्स फाइन, प्रीटी सेफ। बहुत शुक्रिया, जवाब भी साथ मौजूद थे आप और मौसम से मुतालिक आगाह कर रहे थे। प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि आफ्टरनून के बाद बारिश होगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी। एक ब्रेक लेते हैं यार, नहीं लेते, चलिए ब्रेक नहीं लेते। लेट मी डिसाइड। ओके प्लीज। ब्रेक लेना है नहीं लेना? मैं सोच रही हूँ। ओके ठीक है, नहीं लेते। भाई देखिए, जब आप किसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं ना तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, वो बताते हैं मेरी तबीयत हशाश बशाश है, फिर आप पूछते हैं अगर आपके पास में कोई अच्छी सी खबर है तो क्या मैं उसके बारे में सवाल कर लूँ? मैं कोशिश करूंगी आप थोड़ी सी ऐसी कॉन्वर्सेशन हो और वाकई हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, तो ठीक है मेरा फैसला ये है किरण के लेट्स टॉक अबाउट इट। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मैंने वेलकम बैक। रुबीना आस्ती ने दुनिया की बुजुर्ग तरीन पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक है। 99 ईयर ओल्ड है ये। 2 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। रुबीना आस्ती को दुनिया की बुजुर्ग तरीन खातून पायलट और इसके साथ साथ जहाज उड़ाने की तरबियत यानी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ये दूसरा रिकॉर्ड है जनाब इनका जिससे इनको नवाजा गया है। ये तो हमने कर ली बात जहाज की, क्यों ना ट्रेन की बात करें, क्योंकि किरण एक बड़ी अच्छी खबर 2 रोज पहले असद उमर साहब ने शेयर की थी और वही थी कि एक्निक ने बड़ा ज़बरदस्त जो मंसूबा है उसकी अप्रूवल दे दी है, वो है ML1 से मुताल्लिक। एक्निक ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंसूबे में कराची से पेशावर रेलवे ट्रैक जो कि तकरीबन 1872 किलोमीटर होगा, इसकी मंजूरी दी गई है।
तो अभी तो हम सिर्फ बात ये कर लेते हैं किरण की, क्योंकि बड़ी अच्छी खबर है, तो कब से काम का आगाज होगा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछना, लेकिन उस सबसे पहले वेलकम करेंगे हम वजीर रेलवे शेख रशीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? बस आगे से थोड़ी बेहतर है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। सर हमें बताइए ना, कब से बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जी वो इफ्तिताह होगा, कितने लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लीज हमें बताइए। देखें, हमें अभी तो 5 मिलियन हम पैसेंजर उठाते हैं एनुअली, 50 लाख फिर 1 करोड़ उठाएंगे और 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और रावलपिंडी कराची जो है ये 9 घंटे में होगा और या 10 घंटे में होगा, और लाहौर कराची 7 घंटे में होगा। असल में ये 1861 का ट्रैक है, हम इंजन लेते रहे, दूसरी चीजें लेते रहे, ट्रैक पे हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की। और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसमें 10% हमने लगाना है और 90% चीन में लगाना है। और ये 3 से 5 साल का अरसा है, ये बढ़ भी सकता है। अगर हमने पार्ट में किया तो ये 5 साल में लगेगा, वरना 3 साल में हम छोटे छोटे पैच बना देंगे। पिंडी लाहौर हो गया, लाहौर हैदराबाद कराची हो गया, मुल्तान लाहौर हो गया, साथ साथ बनता रहेगा और साथ साथ इस तरह इस इलाके की तरक्की होती रहेगी और सारी फेंसिंग होगी, कोई आदमी क्रॉसिंग नहीं होगी, कोई फाटक नहीं होगा और नया सिग्नल सिस्टम होगा, नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा। रेलवे एक नई रेलवे होगी शुरू से लेके आखिर। महंगी तो नहीं होगी शेख साहब? पहले तो 9.2 की थी, जब 6.8 का बिलियन करवाया। नहीं 50% आप देख लें कम करवाए हैं उनसे, लेकिन अभी तो टेंडर होगा, टेंडर में देखें मैं कम भी हो सकता है। और जब हम इस मंसूबे के बिल्कुल आगाज के ऊपर चले जाएंगे, यानी उसको खोल दिया जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह इस महीने में टेंडर हो जाएगा, इसी साल में शुरू होगा और हो सकता है चीन की सबसे बड़ी शख्सियत इसका इफ्तिताह करने आए। ओके, यानी मंसूबे का इफ्तिताह करने। राइट सर, ग्रेट। और शेख साहब, जिस तरह आपने कहा कि हम पार्ट्स में शुरू कर देंगे, यानी लाहौर पिंडी हैदराबाद कराची, बड़ी अच्छी बात है। लाइन ड्रॉप हो गई है, लेट्स सी अगर हमारा राब्ता दोबारा बहाल होता है। अभी हमने उनसे बहुत सवाल भी करने थे, लेकिन ये बड़ी अच्छी खबर है किरण, और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि पार्ट्स में इसका आगाज हो जाएगा, लाहौर पिंडी हैदराबाद कराची। और किरण जस्ट इमेजिन लागत 6.8 बिलियन पे उन्होंने कर दी है, इसको कम कर $6.8 बिलियन। और जस्ट इमेजिन कराची से पेशावर आप 9 घंटों में पहुंच पाएंगे, 9 आवर्स। और जहां पे 12, 13, 14 घंटे लग रहे थे वहां 7 आवर्स हो जाएंगे। कराची से अगर आप लाहौर के बारे में सोचते हैं, बाय रोड तो सफर है ही दिलचस्प खूबसूरत, लेकिन ये होगा सुपर क्विक। अच्छा किरण, इसके बनने से ये फायदा भी हो जाएगा कि जो रोड यूजर्स हैं वो कम हो जाएंगे, वहां पे ट्रैफिक कम हो जाएगी, दबाव कम हो जाएगा, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते बायर, उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत होगी। कम से कम लागत में बनेगा और कम से कम प्राइस की टिकट्स की होगी, ऐसा तो होगा ना? कम से कम प्राइस टिकट्स की होगी, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो अभी 5 साल, ये सब सियासी सवाल करने की जो आपकी जुस्तजू थी ना उसके तहत हुआ है। किरण 5 साल अभी ज़ाहिर है, इट्स लॉन्ग प्रोसेस, अभी 5 साल बाद, तकरीबन 5 साल बनेगा, 3 से 5 साल, लेकिन इट्स गुड टू हियर कि पहले से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा। आई विश कि सबसे पहले जो है ना किरण, पिंडी और लाहौर हो जाए। ओपनिंग करने के लिए कौन आएगा, उन्होंने उसका भी हिंट दे दिया था, और साथ में उन्होंने एक अच्छी बात ये भी बता दी थी, मैं जरा जल्दी से आपको बता देती हूँ, आगे भी जाना खबर के ऊपर, एक कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स, तो वैसे वैसे वो उसको इनॉग्रेट भी करते जाएंगे, वैसे वैसे उसे खोलते भी जाएंगे। चलें जी, अब मैं दोबारा से कहता हूँ, लेट्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट मोर। ओके, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्लान तो कर सकते हैं ना? यस वी कैन। प्लान वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबर है अमेरिका से, यहाँ पर 2 शहरों ने 1 घंटे में 5331 बार फ्लाइंग डिस्क कैच करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ज़बरदस्त जी, 150 से ज़्यादा गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाले ये 2 साथी हैं। 1 घंटे में फ्लाइंग डिस्क को कैच करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और इससे पहले ये रिकॉर्ड 1 घंटे में 2525 बार कैच पकड़ने का था। एक वीडियो चीन से, जहां पर आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस्मत हो तो ऐसी, जिंदगी बचे तो ऐसे। 2 खवातीन गिरती दीवार की जद में आते आते बाल बाल बची। चीन का ये शहर है, और ये उस वक्त हुआ जनाब सब कुछ जब एक मोटरसाइकिल सवार खातून सड़क से गुजर रही थी कि अचानक करीबी इमारत की कई फीट ऊंची दीवार ढह गई, और इसी दौरान खातून बिना किसी ताखीर के पीछे हटती चली गई, और साथ ही एक और मौमर खातून थी, उनको भी बर वक्त पीछे करके
मलबे तले आने से बचा लिया। दोनों इसके नीचे आ सकती थी, लेकिन हाजिर दिमागी, फुर्ती और खुशकिस्मती, ये सब कुछ मिलकर जान बची, चोटें भी नहीं लगी। एग्जैक्टली, नर्व्स पे काबू रखना कितना ज़रूरी है और घबराना नहीं है, ये हमें इस फुटेज से भी सीखना चाहिए। कैसे कोई आफत, ऐसे कोई मामला आ जाए तो फ़ौरन सबसे पहले अपनी जान बचाना, आसपास लोगों की जान बचाना ज़रूरी होता है। बड़े हादसे से बच सकते हैं, अलर्ट रहकर। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड आज 92 रन, 4 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। दूसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 326 रन बनाए हैं। तो जनाब, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। सरफराज अहमद कल तक टीम के कप्तान थे, लेकिन आज मैनचेस्टर में खिलाड़ियों को वो पानी पिलाते दिखाई दिए। इन हाथों ने कभी अंडर 19 वर्ल्ड कप उठाया था, भारत को गिराकर चैंपियंस ट्रॉफी उठाई थी। हाथों ने पाकिस्तान को T20 की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाया था। मगर आज इन हाथों में पानी की बोतलें हैं। जो कल तक टीम का कप्तान था, आज 12वां खिलाड़ी है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट के फैसले की बाज़गश्त। एक सारिफ ने ट्वीट किया, सरफराज टीम का कप्तान रहा है, कुछ तो एहतराम करें। सरफराज के एक फैन ने ट्वीट किया कि ये तस्वीर देखकर दुख हुआ। मारूफ गुलकार और टीवी प्रोग्राम वासु और मैं से शोहरत पाने वाले बलोची गुलकार वासु खान इन दिनों इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 2011 में शहजाद रॉय ने यूट्यूब पर बलूचिस्तान के गांव से वासु खान को ढूंढा था, जो अपने वीडियोस में अमूमन पाकिस्तानी सियासत को तनकीद का निशाना बनाते थे। अब हाल ही में ट्विटर पर बलोची गुलकार की तस्वीर शेयर की गई, जिसके ज़रिए ये बताया गया कि इस वक्त वासु की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। 2 वक्त की रोटी के लिए वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बलोच गुलकार की ज़िंदगी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। सूबाई हुकूमत ने उनकी मुआवनत के लिए क्या कुछ किया, उनकी सपोर्ट के लिए क्या कुछ किया। इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत साहब, गुड मॉर्निंग कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत साहब, आपके इल्म में है वासु किस मुश्किल में है इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारे इल्म में है और मैं खुद जो है उनके गर्ज उनकी खिदमत में हाजिर होकर उन मुश्किलात को खुद देख आया हूँ। अच्छा। कि किस कस्म पुरसी की आलम में वो रह रहे हैं। एक छोटा सा घर है, वो भी रेंट पे उन्होंने लिया है और उस घर के एड्रेस तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था, बड़ा महाल था, लेकिन मैं वासु साहब के पास पहुँचा। ठीक। और इस वक्त वो शुगर के पेशेंट हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने वासु साहब के ये जो इस वक्त जो कंडीशन है उसका नोटिस लेते हुए इससे कबल ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि वासु साहब का जो इलाज मुआलजा है, अद्वियात व ज़रूरियात, इन तमाम की जिम्मेदारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की होगी। फाइनेंशियल असिस्ट भी करेंगे उनको। तो फिर ईद की छुट्टियों में ज़ाहिर है वो ऑफिशियल एक प्रोसेस जो है वो रह गया। तो परसों मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। सीएम साहब का उनको मैसेज मैंने कन्वे किया और उनको सारा मैंने डिटेल बताया। गो के मीडिया पे तो पहले ही सोशल मीडिया पे हमने ये अनाउंस कर लिया था। सही। तो मैं उनको मदू करने गया और आज जो है वासु साहब को हम सीएम सेक्रेटरीट बुला के उनकी खिदमत में चेक भी पेश करेंगे और दीगर जो उसके मुस्तकिल इंतजाम भी होना चाहिए। जी, मुस्तकिल इंतजाम इस तरह है कि एक तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट वेलफेयर इंडोमेंट फंड के तहत 20 करोड़ रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सीड मनी एलोकेट की हुई है, जिसके तहत 210 आर्टिस्ट को जो है पर मंथ 10,000 हर मंथ हम दे सकते हैं। और अभी 5 करोड़ रुपए जो है कोविड में वो आर्टिस्ट जो जिनकी इनकम बहुत कम है उनके लिए हमने एलोकेट किए। एक तो वो एक परमानेंट जरिया होगा। दूसरा ये है कि स्पेशल केस के तौर पे, चूंकि वासु साहब का जो कंडीशन है माशी और सेहत दोनों बहुत कमजोर है, तो उसको एज ए स्पेशल केस भी हम ट्रीट करेंगे। जी, पहचान में नहीं आ रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है वो। आप यकीन जानिए, मैं बिल्कुल आप यकीन जानिए, जब मैं उसके घर के करीब पहुंचा तो वासु साहब जो है बाहर खड़े थे।
उसको पहचानना वाकई मुश्किल। जब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया, तब जाके मैं समझा कि यार वासु। तो मैं नीचे गाड़ी से उतरा, उसके पास गया और उसको गले लगाया मैंने, और बिल्कुल एक अडियों का ढांचा एक इस कैफियत में थी। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा दुख भी हुआ। इतने बड़े फनकार जो बलूचिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की शान रहे हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है, टैलेंट है। और आप यकीन जानिए, जब मैं वहाँ बैठा, वो हमारा बलूची आला वाला जब हुआ, उसके बाद वो एक अजीब कैफियत जो है खुशी का वो महसूस कर रहा था। और गपशप के दौरान जो है उसने जो है गाना शुरू किया, उर्दू में गाया, फिर बलोची में गाया, फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का उसने शुक्रिया अदा किया, अपना मैसेज कन्वे किया। तो वो बड़ी एक अच्छी कैफियत थी। मैं भी खुद भी बड़ा जी। आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। हम ऐसा दुनिया भर में देखते हैं, ऐसे फनकार के जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जैसे वासु लोगों के दिलों में रहते हैं, पाकिस्तानियों के दिलों में रहते हैं, जिस तरह से वो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो उनका फ़न है, उसकी वजह से मैं कह रही हूँ ऐसे फनकार दुनिया भर में ज़्यादा सराहे जाते हैं, उनको ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाता है, उनके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दिलवाई जाती है कि एक तो ये कि जो वाकई लोगों के दिलों तक जिनकी रसाई हो, दूसरे वासु को तो ये मलिका भी हासिल है ना कि उनको पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हालात। तो ये मुझे बताएंगे, थोड़ा इसका अहाता करेंगे कि कैसी बदकिस्मती है कि हम इतने भले, इतने प्यारे, इतने ज़हनी तौर पर ज़रखेज़ और इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट को हम इस हाल में देख रहे हैं। हम कहाँ रहते हैं, हुकूमतें कहाँ रहती हैं, शहर के लोग, हमारे देश के लोग कहाँ रहते हैं, ये क्या हो जाता है? देखिए, ओवरऑल शायद हम जो है कदरदान नहीं है। एक इस मुल्क में शायद हमारा मिजाज इस तरह का है, एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। और जो कोई अगर मार्केट में या कोई फनकार है या कोई प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, जब तक वो खेलता है, परफॉर्म करता है, डिलीवर करता है, उसकी सेहत बेहतर है, या किसी फनकार का जब तक चेहरा या उसकी आवाज़ जब तक उसके साथ है, तो स्टेज पे, स्क्रीन पे रहता है, उसके बाद जब एक तो सराहे, कदर करे, दूसरे अपॉर्चुनिटी दे, उसको यूटिलाइज करें। हमारे यहाँ तो इसकी भी कमी है, बिल्कुल कमी है। देखिए, अभी तो ये तरीकाकार ही नहीं था। आर्टिस्ट को तो कोई नहीं पूछता था। ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, जैसे मैंने जिक्र किया, हमने 20 करोड़ रुपए जो है सिर्फ आर्टिस्ट के वेलफेयर के लिए एक अलहदा से फंड, उसमें हमने 20 करोड़ सीड मनी रख दिए हैं। और 210 जो हमारे इस तरह के आर्टिस्ट हैं, अब ये तरसील हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, हकदार को उसका हक मिले, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक वासु नहीं, और भी आर्टिस्ट होंगे, लियाकत साहब, और भी आर्टिस्ट होंगे, तो फिर उनको भी तलाश करना, ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान का हर एक फर्द, बलूचिस्तान के तमाम सेक्टर में जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, और हम उनको अप्लाइज करते रहे। ये कोविड के सिर्फ 4 मंथ्स को आप निकाल दें एक साइड पे, उससे पीछे आप चले जाएं। इस गवर्नमेंट में गुज़िश्ता 2 सालों में बलूचिस्तान का कोई एक भी टैलेंटेड शख्स, किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड का, किसी भी मकतबे फिक्र का, किसी भी एज ग्रुप का, जब जहां हमने उसमें टैलेंट पाया, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे नोटिस किया, उसके पास हम पहुंचे, उसको हमने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया। सीएम सेक्रेटरीट आए, सीएम साहब ने उनको अवार्ड दिया, बलूचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड का एक हमारा एक तरीकाकार एनुअल मौजूद है, जिसमें हम अप्रिशिएट करते हैं, अपने टैलेंट को इनकरेज करते हैं। और आपने जो जिक्र किया कि दीगर जो है इस तरह के फनकार हैं, मैंने जिक्र किया कि 210 इस तरह के फनकार जो है वो हम उनको मंथली आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक फिल वक्त हम उनको दे सकते हैं। और ये जो सीड मनी है, इंशाल्लाह इसको मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, उनको जो मंथली, बहुत अच्छी बात है सर। मैं चाह रहा था उसमें इजाफा हो सके, मैं चाहता क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, तो हम थोड़ा सा इसका फायदा उठाते हुए कोरोना से मुतालिक भी आपसे क्विकली बात कर पाएं। इस पर तो हमने बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, लेकिन सर मुझे प्लीज कोरोना के स्टैट्स बता सकते हैं इस वक्त बलूचिस्तान में एक्टिव केसेस कितने हैं और डेथ टोल क्या है? देखिए 11,500 के करीब हमारे टोटल केसेस थे, जिसमें 86.6% केसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गए। और 1500 के करीब टोटल इस वक्त एक्टिव केसेस बलूचिस्तान में मौजूद हैं। सर मुझे ये बता सकते हैं, जब 136 डेथ्स टोटल रिपोर्ट है सर? 136 जो है रिपोर्टेड डेथ्स है। ये वो डेथ्स हैं
जो कोविड जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया और Okay. उसके बाद उनके अमवात वाकई हुए। सर एक इसके अलावा तनकीद जो हो रही है वो probable ये एक और हमने तनकीद है कि category ये जो बनाई है, 136 की फिगर आप लोगों की तरफ से दी जाती है सिर्फ उन 4 हॉस्पिटल्स की है जो कि क्वेटा में है। जो 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्वेटा के जो वहां से रिपोर्ट होती हैं वो फिगर नहीं है इसमें। आप क्लियर करेंगे इस बात को? नहीं, इसमें सारे हैं। देखिए पूरे बलूचिस्तान में जहां जहां कोविड के हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाता है। पॉजिटिव के बाद जब उन्हीं में से किसी का मौत वाकई हो जाता है तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं। 136 में से कितने ऐसे हैं सर जो इन 4 हॉस्पिटल्स के नहीं हैं? सर इन 136 में से कितने ऐसे हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, क्वेटा के नहीं हैं? इसमें से जो ओवरऑल जो है 86% वो क्वेटा के हैं और बाकी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के जो है और क्वेटा मिला के एक और कैटेगरी भी है जिसको हम कहते हैं प्रोबेबल डेथ्स केसेस। अच्छा, वो जो है इसके अलावा है 97 जो है वो डेथ केसेस है। और इसके अलावा एक दूसरा हमने एक अमल का आगाज किया जब रमजान शरीफ में और ईद के बाद जब एक सर्ज आई तो अमवात बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुआ और सबके सैंपल हमने कलेक्ट भी नहीं किए थे। अवाइल में कैपेसिटी भी थोड़ी कम थी टेस्टिंग की, लोग भी इस तरफ सैंपल देने नहीं आते थे। तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि बलूचिस्तान में कहीं भी कोई शख्स तबई या गैर तबई किसी भी हवाले से किसी का अगर मौत वाकई होता है उसको हम रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो उस सिलसिले में ओवरऑल बलूचिस्तान में जनवरी से जुलाई तक जो भी अमवात वाकई हुए वो मैं मीडिया में वो डिटेल शेयर करता रहा हूं। अच्छा, तो उस तनासुब से हमारे जो जून में 300 गुना जो एवरेज है अमवात में इजाफा हुआ था। जुलाई में 100% इजाफा हुआ जुलाई में। जून में जुलाई में कमी आई क्योंकि 24 जून से कोविड के केसेस जो है बलूचिस्तान में डिक्लाइन पे आना शुरू हुए। एक बात और सर, और इस वक्त जो है सॉरी बस एक बात और बता दें क्योंकि सर ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया हॉस्पिटल्स में कि वहां पर डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर और एक्टेमरा ये दवाइयां, ये इंजेक्शंस, इनकी कमी है। ये मामला अब सुलझ गया सर? सर सारे मामला सुलझे हुए हैं। एक तो पहली बात यह है कि इस वक्त 2148 आइसोलेशन फैसिलिटीज जो हमने एस्टैब्लिश की। नहीं, मुझे सिर्फ मेडिसिन का बताएं सर। आप डू यू हैव इनफ ऑफ दैट? मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, मेडिसिन अवेलेबल है, ये आपने क्लियर कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। पेशेंट जो है सिर्फ जो है 17 है इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में। पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 17 पेशेंट्स हैं, आप बता रहे थे। लाकेश शेरवानी साहब बहुत शुक्रिया। और आपने कहा तमाम मामला सुलझे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। कोरोना की जब हम बात करें तो कोरोना ने जो तबाही मचाई, ऐसे में हमने पहले भी खबरें शेयर की थी कि जो जेलें हैं वो भी इस वायरस की जद में आई हैं और इसलिए फ़ौरन से फैसला किया गया था कि मुलाकातें नहीं होंगी, मुलाकाती जेलों में नहीं आएंगी। बट फिर भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और उसके तनाजुर में फिर रैंडम टेस्टिंग भी हुई। जब हम जेलों की बात करते हैं तो इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, सिंध की बात कर लें, सिंध की जेलों की बात कर लें कि यहाँ पर कितना काम किया गया, तो महकमा जेल खानाजात के मुताबिक सिंध भर में सबसे पहले जो स्टेप लिया गया वो कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी का था। जैसा कि आपने बता दिया था, जैसे कि ये भी कहा जाना कि फिर ये स्टेप इसलिए लिया गया कि वायरस दाखिल होने पर वायरस दाखिल हुआ, वायरस वहाँ पर पहुँचा। स्क्रीनिंग और फिर मास टेस्टिंग, इसका तरीका अपनाया गया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स कितने बर वक्त लिए गए, इसके नताइज क्या रहे, इसके असरात क्या रहे। और अब जब हम बैठकर ये देख रहे हैं आदाद-ओ-शुमार के पाकिस्तान भर में कोरोना के जो आदाद-ओ-शुमार हैं, कोरोना का जो फैलाव है बड़ी तेज़ी से नीचे भी आया है, तो फिर अब जेलों के बारे में बात करना भी ज़रूरी था। तो हम अब इसी बारे में बात करेंगे। MD प्राइवेट लेबॉर्ट्री एहसन आवान साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू नयादिन, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये फरमाइएगा, जेलों में कोरोना फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, कुछ ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई थी। फिर उसके बाद में ये अगर ये जेल तक पहुंच भी गया है, सिंध की हम बात कर रहे हैं, सिंध की जेलों की, तो अगर वहाँ पर पेशेंट्स रिपोर्ट होना भी शुरू हो गए तो फिर इसको ख़त्म किया जाए, इसका तदारुक किया जाए। आप लोगों ने बिल्कुल बर वक्त क्या क्या स्टेप्स लिए, थोड़ा सा हमें हमारे देखने वालों को इस बारे में बताइए। बेसिकली जी मेरा ताल्लुक नवान लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसके साथ लीगल एड सोसाइटी जो जेल खानाजात में फ्री एडवाइस और जुवेनाइल विमेन और तमाम लोगों को फ्री लीगल सपोर्ट देती है, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। और ये वो वनरेबल या नज़रअंदाज तबका है जिसको हमने महसूस किया कि इनमें भी कोविड-19 की टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले तो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन्होंने जो है PCR टेस्टिंग करवाई हर जेल के अंदर जो एक्टिव केसेस थे।
लेकिन इसके साथ साथ दूसरे किस्म का टेस्ट होता है जिसको हम सेरोलॉजी टेस्टिंग या एंटीबॉडी टेस्टिंग कहते हैं। उस हवाले से हमने पार्टनरशिप करने के बाद ये एहसास करना जरूरी था कि सेरो प्रेवलेंस या कितनी ऑलरेडी फैल चुकी है। इस प्रेवलेंस के लिए लीगल एड सोसाइटी ने इनिशिएट किया, आईजी सिंध काजी नज़ीर अहमद साहब उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और रफ़ीक खनानी साहब जो प्रेसिडेंट सोसाइटी के हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के एडवांस लैब के, उनके साथ हमने टेस्टिंग की। सबसे पहले तो मैं कहता चलूं कि जो सेंट्रल जेल कराची और साथ में मलीर जेल है, यहाँ पे अप्रैल में जून में जितनी भी अरेस्ट हुए वो सोसाइटी से लेकर आए कोविड-19। ऑलरेडी जो है जो उनके पास ऑलरेडी इनमेट्स थे उसमें प्रेवलेंस बहुत ही कम हुई, और जो जैसे आपने कहा कि बहुत तेजी से फैल रहा था, ऐसी बात नहीं थी। जिसके अंदर जो सिंध के इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो हमने 24 जेलों को कवर किया है, जिसमें हैदराबाद में 11 जेल हैं, जिसमें नारा, बद्दीन, मीरपुर खास, सांगड़, और सखर के अंदर तकरीबन 11 जेल हैं, जिसमें दादू, लाड़काना, खैरपुर, सखर, और इसके अलावा जो है कराची के 4 जेल हैं। इसके अंदर खवातीन के जेल और जुवेनाइल जेल्स भी हमने कवर की। इसके अंदर तकरीबन 17,600 इनमेट्स हैं। 17,600 में से तकरीबन 10,000 कराची की जेलों में है, जो कि ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग की वजह से हमें यह एहसास हुआ कि वहां पे ज्यादा फैला हुआ होगा, लेकिन हमने देखा कि SOPs जो है जो जेल खाना जात ने उस वक्त इकदाम लिए वो बहुत अच्छे इकदाम लिए थे, जिसमें उन्होंने ये किया कि जितने भी इनमेट्स नए आए उनको उन्होंने डिफरेंट बैरिक्स में या आइसोलेटेड बैरिक्स के अंदर जो है रखा गया, और 14 दिन गुजरने के बाद जिनमें सिम्टम्स नहीं थे और उनकी स्क्रीनिंग कराई गई और फिर उनको दूसरे बैरिक्स के अंदर डाला गया। तो मैं कहता चलूँ कि SOPs को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी SOPs उन्होंने बनाई, लेकिन हमने नवाल लेबॉर्ट्री और प्लस लीगल एड सोसाइटी ने मिल के इंटरनेशनल कंसल्टेंट तारिक कादिर साहब को लिया जो फ्रांस में होते हैं, और उन्होंने नई SOPs बना के दी हैं जेल खाना जात में, जिसमें सिर्फ जेलों के लिए क्या वो हो सकती हैं SOPs, नहीं हो सकती, उससे काफ़ी रोकथाम हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बाकी हैदराबाद और अपना सखर के जेल है, इसमें तकरीबन नील की सूरत है, यानी कोई ज़्यादा पॉजिटिव्स नहीं आए। दूसरा हमारा जो मरहला था वो था पुलिस ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ को चेक करना, क्योंकि वो फ्रंट लाइन है, हमने उनका भी ख्याल करना है, और चूंकि वो फैमिली से मिलते हैं, सोसाइटी से वापस आते हैं, तो ये खदशा था कि इसमें जो है क्या वो जेलों में तो नहीं दे सकते कोविड-19। अब हमारे पास डेटा बहुत पता लग गया है, जिसमें हमें ये एक एहसास हो गया है कि फरवरी 26, 2020 को पहला पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव जो थे एक स्टूडेंट ईरान से आए थे पाकिस्तानी, वो रिपोर्ट हुए थे कि पाकिस्तान में आ चुका है। फरवरी 26, 2020 के बाद आज हम जो है तकरीबन अगस्त में खड़े हैं, तो बहुत डेटा हमारे सामने ये आ गया है कि ये बीमारी जो है 80% सिम्टम्स कॉज नहीं करती। क्या मतलब कि आपको होके गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो 15% जो लोग रह जाते हैं वो बेसिकली माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनके इतनी ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते उनको, या जो है पैनाडोल या उससे जो है कवर हो जाता है। तो ये मैं चाहूंगा बताना व्यूअर्स को कि सेरोलॉजी टेस्टिंग या एंटीबॉडी टेस्टिंग बहुत निहायत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि हो के गुजर भी चुका है तो आप में कुछ इम्यूनिटी आ गई है, और जो हम वैक्सीन का जो इंतजार कर रहे हैं वो शायद हमें वैक्सीन की उन लोगों को जरूरत ना पड़े जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी। अब जरा ये बताइएगा, यहाँ जब शहर भर में लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने घरों तक महदूद रहना पड़ा, काम के लिए बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर बड़ी एहतियात के साथ शॉपिंग करने बाहर नहीं जाएंगे, घर का कोई एक फर्द जाएगा और वो जाकर अपनी ग्रॉसरीज करके आएगा। ये सब कुछ शहरों में हुआ, शहरी इलाकों में हुआ। वहाँ जेल के अंदर क्या सिचुएशन रही? अमले के बारे में बताइए, कैदियों के बारे में बताइए। बाकायदा खौफ रहा है कोरोना का आबादियों में, तो फिर वहाँ पर क्या सिचुएशन रही? थोड़ा सा क्विकली बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं कि जेल की एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक लॉकडाउन की सूरत में होती है, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली वहां पे तो पहले ही चांसेस कम है इनमेट्स में। सिर्फ जो 3 आपने पहले ही बता दिया था कि मुलाकातों की वजह से, और साथ में जो पुलिस स्टाफ बाहर से आ रहा है उसके वजह से, या मेडिकल स्टाफ उसकी वजह से फैल सकता है। उसलिए उन्होंने इसके इकदाम किए हुए हैं, जिसमें कोशिश यही करते हैं कि स्क्रीनिंग करा लिया जाए मेडिकल स्टाफ की एवरी 15 डेज, और अगर कोई सस्पेक्टेड केस है मेडिकल स्टाफ में उसकी PCR टेस्टिंग
कराई जाती है। तो कोशिश ये की गई है कि इसको कम से कम रखा जाए। सिर्फ मैंने कहा जो कराची सेंट्रल जेल और मलीर जेल, इसके अंदर चूंकि अरेस्ट अप्रैल में रोजाना के और बेस वो पे बाहर ऊपर से इस वायरस को लेकर आए थे। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। जिस तरीके से आप लोग काम हमारे सामने रखा, क्योंकि वक्त कम है इसलिए फ़ौरन से बढ़ जाते हैं आगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। स्पेशली इस लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पर कोरोना पेशेंट्स हैं, किस हॉस्पिटल में गुंजाइश है, कहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल है, ये सारा कुछ हुआ और ऐप्स की मदद से हुआ। और हर ऐप से मुताल्लिक हमने आपके सामने मालूमात रखी, जिसमें एक ऐप पाक निगहबान भी थी। क्या ज़बरदस्त काम हुआ। और अब क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, अब हम कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, तो अब आगे चलकर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, स्पेशली इन हेल्थ फैसिलिटी। विल टॉक अबाउट इट। जॉइनिंग अस टुडे चेयरमैन NITB शबाहत अली शाह साहब, वेलकम कहेंगे आपको सर शो में। सर, पहले आप अहाता कीजिएगा इस लॉकडाउन के दौरान और इस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान हमने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा किस तरीके से उठाया। कुछ पॉइंटर्स मैंने शेयर किए, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप शेयर करें, नाज़रीन को बताएं कि हमने टेक्नोलॉजी से कैसे फैसिलिटेट किया शहरियों को। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये जी बिल्कुल, ये तासुर तो ज़रूर था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान नेशनल IT बोर्ड, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, जिसने कोविड-19 के दौरानिए में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का इजरा किया है, नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और ये मैं आपको जो है वो बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं, ये बहुत सी गवर्नमेंट्स जो कि कोविड-19 की फ़ाइट लड़ रही हैं पूरी दुनिया में, उन गवर्नमेंट से ज़्यादा हमारी अचीवमेंट है, इफ़ेक्टिव अचीवमेंट है। और हमारी टेक्नोलॉजीज़ को दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अगर आप नंबर्स देखें तो जो कोविड-19 के अब नंबर्स हैं, पेंडेमिक का ग्रोथ रेट के हिसाब से, डेथ रेट के हिसाब से, हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, इस टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा रोल है इन नंबर्स को कंट्रोल करने में, इस कर्व को फ्लैटन करने में। पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें बहुत सी डिफरेंट ममालिक से हमें फ़ोन कॉल्स भी आई हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजीज़ को ट्रैक करती हैं। वो देखती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर रही है कोविड-19 के पेंडेमिक को फाइट करने में। और बहुत सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी और कुछ फार ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारक भी दी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कि आपने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट किया और उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया है पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, ये इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो मैं बहुत ही मुझे बहुत पिछले 4 महीने में I feel very, very satisfied with the performance of our organization at the federal level, at the government level, कि हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ गवर्नमेंट लेवल पे इतनी डेवलप की हैं, इस लेवल पे डेवलप की हैं कि हम इस डिज़ीज़ का जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली हमने इसको बैटल आउट किया। अब ज़रा ये बताइए कि ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में इससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए जी, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो हमने डेवलप किया है पिछले कोई 3 महीने में रफली, इनफैक्ट उसका फर्स्ट वर्जन तो पहले 6 हफ्ते में ही हम ले आए थे, लेकिन उसको मैच्योर करते करते और तकरीबन 6 हफ्ते और लगे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी हॉस्पिटल्स थे हमारे, सिग्निफिकेंट हॉस्पिटल्स आप कह लें, तकरीबन 4000 के करीब सिग्निफिकेंट हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनका डेटा हमने रिसोर्स मतलब उनका उसका डेटा कह लें, आप कोविड रिलेटेड डेटा कह लें, या उनका हॉस्पिटल के एसेट्स का डेटा कह लें, वेंट्स जिसमें शामिल हैं, जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, जिसके अंदर कोविड के बेड्स शामिल हैं, उनका सारा डेटा हमने पुल करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी में हमने डंप किया डेटा, उसकी डेटाबेस क्रिएट की और उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलप किए ताकि वहाँ से हमें डिसीजन मेकिंग करने में सहूलत हो।
रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने बनाया ही है, लेकिन इसकी विजन जो है वो बड़ी फार रीचिंग है कि खुदा न खास्ता अगले कुछ सालों में अगर किसी किस्म की और वबा आती है या किस किस्म की कोई और डिज़ास्टर आता है और हमें ये मालूम करना है कि हमारे हॉस्पिटल्स में किस किस्म के एसेट्स और इक्विपमेंट मौजूद है, तो वो हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद होगा। पहले तो नहीं था, लेकिन अब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ का जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स का जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने हमें सारा डेटा दिया, जिसके बाद हमने ये रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसकी बेस पे हम सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो आपके शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये पहली दफ़ा बना है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर, और इसकी यूटिलाइजेशन जो है सिर्फ कोविड-19 में नहीं होगी बल्कि और डिजास्टर्स में भी इंशाल्लाह होगी। या वैसे तो आप इसका जवाब दे चुके, लेकिन फिर पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि आपने कहा इन ऐप्स को हम आगे चलकर इस्तेमाल कर लेंगे, कर सकते हैं, सिस्टम बन गया है, लेकिन प्लीज़ अगर दोबारा से आप मुझे स्पेशली स्पार्क निगहबान ऐप से मुतालिक बता दें कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो भी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो वेंटिलेटर से मुतालिक हम जान पाएंगे कहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं, ये बिल्कुल चलती रहेगी एप्लीकेशन? जी बिल्कुल, पाक निगहबान ऐप हमने रिकॉर्ड टाइम में तैयार की थी, और उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि अगर कोविड-19 की डिज़ीज़ से कुछ ऐसे लोग इफ़ेक्टेड हैं जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, जो कि ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पे उनको कोई एक्सेस नहीं है नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल की, और ये उनको मालूम नहीं है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जो मौजूद भी है क्या वहाँ पे कोई कोविड का वेंट या कोविड का बेड अवेलेबल है कि नहीं। उनके लिए हमने ये मोबाइल ऐप बनाई ताकि जैसे ही किसी को कोई दुश्वारी होती है डिजीज़ की वजह से, वो फ़ौरन ऐप पे देखे कि नियरेस्ट बेड और नियरेस्ट वेंट कहाँ पे अवेलेबल है, किस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हो सकता है कि एक हॉस्पिटल आपके नज़दीक हो लेकिन वो हॉस्पिटल ऑलरेडी ओवरवेलम्ड हो, उसके बेड्स जो हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी ना हो, बेड की ना हो, लेकिन फिर आपको ऐप बता देगी कि नियरेस्ट वो कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको बेड या वेंट मिल सकता है, और ऐप आपको ऑटोमेटिकली नेविगेट करके भी ले जाती है उस हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, पाक निगहबान ऐप बनाई गई सिर्फ कोविड के रिस्पॉन्स के लिए। हमने ये इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को दी, जिसमें ईदी है, जिसमें चिपा है, जिसमें मुहाफिज है जो कि एक प्राइवेट रिस्पॉन्डर है, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है। गिलगित से लेके कराची तक पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं हमने ये ऐप उन तक पहुँचाई है। ये ऐप जो है वो आम सिटीज़न को भी अवेलेबल है कि कोई डाउनलोड करके देखना चाहे कि नियरेस्ट वेंट या नियरेस्ट बेड कहाँ पे अवेलेबल है कोविड का। तो इस सिलसिले में ये ऐप तो हमने बना ली, लेकिन इसी ऐप का जो इफ़ादियत है वो सिर्फ हमने कोविड-19 के लिए पे लिमिट नहीं की। अगर फ्यूचर में हमें किसी किस्म की ऑन द फ्लाई इन रियल टाइम मोबाइल फ़ोन पे किसी भी हॉस्पिटल के एसेट की अपने सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन देनी हो रियल टाइम में और वहाँ तक पहुँचाना भी हो, तो ये सेम ऐप जो है ये हम चेंज करके उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो बड़ी हमने कोशिश की है कि जितने भी सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं, चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो हमारा स्मार्ट लॉकडाउन है, चाहे वो पाक निगहबान ऐप है, हमने कोशिश की है कि इसकी यूटिलाइजेशन जो है ना फ्यूचरिस्टिकली हो सके। तो पाक निगहबान ऐप एब्सोल्युटली द आंसर इज यस, वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर ऑल द अदर disasters or the information that we need to dish out to our citizens. कोरोना ने हमें सर बहुत कुछ सिखाया है, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है और अब इसको फ्यूचर में कैसे हमने अप्लाई करना है, इस पर आप हमें बात कर रहे थे। हमसे बढ़ते हैं किरण आगे और फ्यूचर ही की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट से जुड़ा है। ये जो निसाब है ना, ये बच्चों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। पूरी जनरेशन्स अगर हम ये कहें कि इसकी बुनियाद पर बन जाती हैं, ये ऐसा एक मामला है तो गलत नहीं होगा। अच्छा, अब जबकि ये बहस है सारी दुनिया में कि जिस बच्चे की जो उसकी एज है और जो उसका टैलेंट है उसके हिसाब से उसकी वोकैबुलरी, उसके टैलेंट्स और दीगर उलूम के ऊपर काम किया जाए। तो हमारे यहाँ एक मामला ऐसा है कि यूनिफॉर्म निसाब, यानी सब जगह एक किताब पढ़ाई जाए, एक सी कुतुब पढ़ाई जाए, एक से उलूम पढ़ाए जाए
और फिर इम्तिहान भी उसी हिसाब से हों। हमारे यहाँ कुछ इसकी ख्वाहिश रखी जा रही है, सरकारी स्कूल्स हों या फिर प्राइवेट स्कूल्स। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये बहस भी है कि जैसा निसाब मदरसे से लेकर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में किस तरह से इसको नाफिज किया जा सकेगा, एक सी किताब सारे के सारे जगहों पर कैसे पढ़ाई जा सकेगी। निसाब बच्चों की शख्सियत और तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बच्चों को क्या क्या कुछ सिखाया जा सकता है, और फिर ये जो एक सा निसाब एक सी किताब की बात है, हम कोशिश करेंगे आज इसी के ऊपर बात करें। मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर कासिम अली शाह साहब हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। दुनिया भर की बहसें एक तरफ और हमारे मसाइल, हमारे हक़ाइक़, वो सब एक तरफ। अब निसाब ही का मामला देख लीजिए सर, आप क्या राय रखते हैं इस पर? होना क्या चाहिए, करने क्या जा रहे हैं, और जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो बेहतरीन है, वही सोल्यूशन है? अच्छा देखिए, ये पुरानी कोटेशंस कि अगर आपने अपना ख्याल करना है 50 साल का, आने वाले 50 सालों का असला तैयार कर लीजिए। अगर आपने 100 सालों का ख्याल करना है, अपनी सनत की तरफ ध्यान दे दीजिए। लेकिन अगर आपने 1000 साल की फ़िक्र करनी है, 1000 साल की, तो आपको फिर तालीम पे गौर खोज करना होगा और तालीम पे काम करना होगा। आप जैसी कौम चाहते हैं वैसा निसाब बना लीजिए। जैसा निसाब होगा वैसी कौम आपके सामने आ जाएगी। आप इस कौम को पिछले कई सालों से तकसीम होता देखेंगे, पोलराइज देखेंगे, और ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुकी है। ये तबकाती तकसीम भी है, ये सोशल कई हवालों से तकसीम हो चुकी है, ये मजहबी हवालों से तकसीम हो चुकी है, इलाकाई तकसीम अलग है, ज़ुबान की तकसीम अलग है। ये इतना डिवाइड हो चुकी है। इसको इकट्ठा करने के लिए झंडा एक काफ़ी है, पाकिस्तान का नाम एक काफ़ी है, कलमा काफ़ी है, पाकिस्तानियत काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ निसाब भी एक होना चाहिए। अब ये निसाब जो एक होना चाहिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा कि निसाब कितनी ताकतवर चीज़ है और निसाब से क्या कुछ हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ इस लाइव एक चैनल पे कि 1938 में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि अल्लामा इकबाल ने MA अंग्रेज़ी किया था, तो आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो 19 करोड़ है, आप कहेंगे कैसी बात करें। अगर मैं आपको पाकिस्तान के सूबों की तादाद गलत बताऊं तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं। अगर आयात गलत मैं कोट करूं तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं। अगर हदीस का मफहूम गलत कोट करूं तो आप कहेंगे गलत बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने कोट की हैं, आपके निसाब में ये गलतियाँ कितने अरसे से छप रही थी, और छपा के गलत चीज़ों को हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुड लक ये हुई कि पिछले 6-7 माह में हमारा जो सिस्टम है, पंजाब में मैं इस वक्त बैठा हूँ, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 500 किताबों को छांटा और छांटने के बाद 100 किताबों को बैन कर दिया। जिनमें फैक्ट्स की गलतियां थी, जिनमें कंटेंट की गलतियां थी, जिनमें पाकिस्तानियत नहीं थी, जिनमें इस्लाम के हवाले से मुबहम ख्यालात का इजहार था। किस लिए किया कि अगर हम पाकिस्तानियत पे मुत्तफिक नहीं है, कलमे पे मुत्तफिक नहीं है, दीन पे मुत्तफिक नहीं है, तो फिर एक कौम बने बगैर दुनिया का मुकाबला आप नहीं कर सकते। याद रखिए, हजूम को कौम बनाने के लिए एक निसाब जरूरी है। और जब भी एक निसाब की बात होती है, बड़े खदशात की बात होती है, मैं कहता हूँ जी आप एक किताब, एक निसाब सब जगह पढ़ा दें। ज्यादा फीस लेने वाले अपने माहौल, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने सिस्टम की वजह से ज्यादा चार्ज करें, लेकिन किताब वही पढ़ाएं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जा रही है, वही प्राइवेट स्कूल पढ़ाए। सही सर, लेकिन हम तो ये देखते आए सर, जिस तरह एक निसाब की जो बहस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं तो एक दहाई से सुनता आ रहा हूँ, एक निसाब होना चाहिए, इस पर काम हो, इस पर बात हो। एट द सेम टाइम सर, अभी बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कुछ माह पहले की बात है, सिंध की बात हमने की थी और हमें डिस्कस करना पड़ा सर कि हम अभी तक बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं। हम बच्चों को फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को यानी जो अपग्रेडेड करिकुलम है वो तो दिखाई नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। तो सर ये बात हमें करनी पड़ी, ये मामला कोर्ट में जाना पड़ा, उसके बाद सुलझा। यानी जो तालीम के कलमदान संभाले बैठे हैं वो नहीं सोचते सर। प्रूफ रीड किए बगैर छाप भी दिया और वो चले जा रहा है सर। आप देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा, जो कुछ हमें सिखाना है वो सिखाने का एक कंफर्म सोर्स निसाब है। गैर निसाबी किताबें को पढ़े ना पढ़े, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में हिस्सा ले ना ले, कोई डिबेट में हिस्सा ले ना ले, कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले ना ले, सबको कहीं ना कहीं निसाब से गुजर के डिग्री
और उसके बाद पढ़ा लिखा होने का टाइटल लेना होता है। अगर सबको निसाब पढ़ना ही है तो निसाब इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए वो आपकी पाकिस्तानियत को जगाए। निसाब इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए वो आपके मुसलमान होने को फख्र बनाए। आपका निसाब इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए कि उसमें स्किल्स लोगों की इंप्रूव हो, लोगों की सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, एक्टिव सिटीजन पैदा हो और साथ जिम्मेदार में शहरी पैदा हो। सॉरी बात आपकी कट रही है के जरिए मुमकिन है सर, सॉरी आपकी बात कट रही है। साथ में निसाब को ऐसा भी होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि जो ज़बानें हमारे यहाँ बोली जा रही हैं, जो हमारी सकाफत है, हम उसको उसके ऊपर जो है ना, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएं, हम उसको प्यार करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि अब हम इतने अच्छे इतने वाइटल स्टेप्स लेने जा रहे हैं तो निसाब के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि एक बच्चा साल में कम से कम 3 ऐसी किताबें पढ़ेगा जिनसे निसाब का कोई ताल्लुक नहीं। एक स्टूडेंट को ये तो करना चाहिए। सर आपको लगता है कि इन ऑप्शंस के ऊपर भी काम हो? ये देखें दोनों ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं। मेरा ख्याल है जो वैरायटी है, जुबान की वैरायटी है, और हमारे पास वैरायटी है कल्चर की, हमारे पास वैरायटी है खानों की, हमारे पास जुबानों की, बेशुमार तरह की अल्लाह ने पाकिस्तान की साहिली पट्टी से लेके पहाड़ी इलाकों तक, नॉर्थर्न एरियाज तक ये वैरायटी अल्लाह ने हमें दी है। हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन मुल्क हैं जिसमें इतनी वैरायटी कल्चर की पाई जाती है। ये जो वैरायटी है ये हुस्न है, ये ब्यूटी है, ये नफरत के लायक नहीं है। हमें ये सिखाना पड़ेगा। कोई हमसे मुख्तलिफ है जुबान की वजह से, रंग की वजह से, चेहरे की लहजे की वजह से, रहने सहने के अंदाज की वजह से, तो नफरत नहीं है, ये तो मोहब्बत वाली बात है कि वो कितना मुख्तलिफ है और वो भी हमारे इस पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप इस जुबान या इस सारी कल्चरल चीजों की वजह से डिवाइड ना कीजिए, इनको इकट्ठा कर दीजिए। सच्चल सरमस्त हमारे भी हैं, बाबा बुल्ले शाह सिंध का भी है, आपके जितने पख्तून सारे शायर हैं वो सारे पाकिस्तान के शायर हैं। जब आप सबको कौमी असासा मानेंगे तो ये कौम बन जाएंगे, लेकिन जब आप इन्हें इलाकाई तक रखेंगे, जुबान की कैद तक रखेंगे, क्या सच्चल सरमस्त का मैसेज पूरी दुनिया के लिए अमन का मैसेज नहीं? बिल्कुल। क्या बुल्ले शाह का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया के लिए नहीं है? क्या जो हमारे शाह हुसैन है उनकी कई जुबानों में तर्जुमा हुआ उनके कलाम का, उनका कलाम क्या इंटरनेशनल नहीं है? क्या हमारा मियां मोहम्मद बख्श शेक्सपियर से कम है? और सर ये भी बताइएगा, अब तो एक्टिविटी बेस्ड बनाया है एजुकेशन का जो नया मॉडल है, और उसके अच्छे कुछ नताइज भी हैं। बच्चे ज़्यादा सीख लेते हैं हंस खेल के, बोल के, कोई डांट डपट नहीं इसके अंदर, इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो सर ये कितना मुश्किल हो जाएगा उन छोटे छोटे बच्चों के लिए? सर एक बच्चा जिसको टेबल लैंप में असर है और दूसरा बच्चा जिसके लिए स्ट्रीट लाइट बेहतरीन है, वो उसको देखकर अमेज हो जाता है। सर इन दोनों बच्चों को एक तरह से या एक किताब से कैसे पढ़ाया जा सकता है? ये तो मुझे लग रहा है मैं वापस वहीं आके खड़ी हो गई हूँ, लेकिन सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजारिश ये है कि हम तीनों जो इस वक्त कैमरा पे नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम सब के वो सब्जेक्ट आज भी अच्छे हैं जिनके टीचर हमें अच्छे मिले। बिल्कुल। उसमें ना किताब मुश्किल थी, ना एक्टिविटीज मुश्किल थी, हमें टीचर अच्छा मिला और उस अच्छे टीचर की वजह से मुश्किल मजमून अच्छा आसान हो गया। मेरा मैथ सारी जिंदगी अच्छा नहीं था, मैथ में हमेशा प्रमोशनल में प्रमोट होता था बड़ी मुश्किल से, लेकिन एक अच्छा टीचर मिला, मेरा मैथ अच्छा हो गया और वो मैथ का सब्जेक्ट मैंने 10 साल पढ़ाया उसके बाद, क्योंकि मेरा अच्छा हो गया। तो हम निसाब एक बनाएं, क्वालिटी के टीचर दें, तो पढ़ाने वाले टीचर्स दें, मेहनत करने वाले टीचर्स दें। हम सिर्फ जो खाना पूरी है, और जो आप सिंध में तो वैसे बहुत ज्यादा हाजिरी लगा के और वो चलाई जा रहे हैं सिस्टम, टीचर प्रेजेंट नहीं होते। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मसला है, एक प्रॉब्लम और है, क्वालिटी एजुकेशन है वो टीचर दे सकता है। सर जी। कराची में एक मसला और भी है, मैंने बड़ा करीब से देखा है। वो बच्चा जो है ना वो रही सही चीजें भी भूल जाता है, लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर आके कहती है आपका बच्चा सबसे ब्रिलियंट है, सबसे ज्यादा बातें करता है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। सर हमारे साथ तो ऐसे भी होता है, यहाँ ऐसा भी है। आप देखिए एक और ट्रेंड मैंने एक स्कूल में देखा, वहाँ सब बच्चों को पहला इनाम दिया जाता है, फर्स्ट इनाम। तो मैंने उनसे पूछा उनकी इंतजामिया से कि आप सबको पहला इनाम क्यों देते हैं? वो कहते हैं वालिदैन चाहते ही हैं सारे टॉप कर जाएं, वो चाहते ही नहीं है कोई दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए। तो ऑप्शन ही नहीं है। फीस ली है, हमने इनको राजी रखना है। आप ये देख लीजिए, केक बेचने वाला अपने क्लाइंट को राजी करता है केक अच्छा होना चाहिए, खाना बेचने वाला बाद में कहता है जी आप कुलाची से खाएं, तो वो कहते हैं जी आप अच्छा लगा खाना आपको लगता नहीं कि ये भी एक हमारी सर्विस बन गई है कि हमने वालिदैन को राजी करना है, जैसे कोलाची पे करना है, जैसे किसी बेकरी पे करना है, और हम राजी करके भेज देते हैं, वालिदैन भी राजी हो जाते हैं, देखते नहीं बच्चे ने सीखा क्या है। ये एक मसला है। सर एक बात और, हमारे निसाब में कमियां भी हैं, मैं चाहता हूँ उन पर भी उनकी निशानदेही भी करें। फॉर एग्जांपल सर सिविक सेंस मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है।
जब हम आज मसाइल की बात करते हैं, बहुत से इश्यूज हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें काम करना चाहिए इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ, लेकिन सर वो निसाब ने हमें सिखाना है, बट ये चीज़ें मिसिंग है सर हमारे निसाब में। मैट्रिक के बाद कहीं जाके चूज करेंगे तो मिलेगा पढ़ने को। आपका निसाब ज़हनी तौर पे गुलाम को पैदा करता है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। okay. हम 15, 16, 18 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, वो सारी तालीम का निज़ाम एक जॉब माइंडसेट पैदा करता है। अगर आप जॉब माइंडसेट को सर्च करें गूगल पे और यूट्यूब पे तो आपको पता लगेगा ये ज़हनी तौर पे ख़ास तरह की हालत का नाम है जिसने नौकरी ही लेनी है, उसने नौकरी से ही कामयाब होना है। आज मेरे पास मिसाल लीजिए 100 बंदा काम कर रहा है, लेकिन मेरी एक रिलेटिव मुझे आके कहने लगी कि पुत्र को नौकरी नहीं मिली, तो मैंने कहा जी मेरे पास 100 बंदा काम कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, नौकरी होती है, नौकरी बड़ी जरूरी चीज है। ये देखना भी ऐसी सोच है जो कि गुलामी हमें मिल गई है माशरे में है कि कोई बिजनेस माइंडसेट का भी हो, बड़ा अच्छा बिजनेस। आपके सारे सिस्टम में जी तालीम के निजाम में सबसे अहम चीज ये है कि आप माइंडसेट एंटरप्रेन्योरियल पैदा कीजिए। मुआशरा वो ऊपर जाता है जहां पर लीडर पैदा होते हैं, और लीडर सियासी लीडर नहीं, वो बिजनेस में भी लीडर हो, वो इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में, नए ट्रेंड लाने में। नए ट्रेंड और सर जिस तरह आप मालिक है जिनके नाम आते हैं तो खास बिजनेस सामने आता है। बिल्कुल, क्योंकि साहब जमाना बदल गया, अब ज़ाहिर है फोकस डिजिटल वर्ल्ड की तरफ है, फोकस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ है, फोकस इन स्किल्स की तरफ है, लेकिन हम अभी भी उसी बहस में हैं। अच्छा पुत्र नो डॉक्टर बनाना है कि इंजीनियर? आप देखें नया जमाना ई कॉमर्स का आ गया। ई कॉमर्स इतना बड़ा दुनिया का इनकलाब है कि आपका अपने बेड पे बैठे लैपटॉप खोले आप बिजनेस कर रहे हैं और मुमकिन है आप मिलियंस कमा रहे हैं, क्योंकि आप ई कॉमर्स पे हैं। आपको किसी आउटलेट की जरूरत नहीं है, आपको किराया देने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्रोचमेंट वाले तंग नहीं करेंगे, आपको एलडीए तंग नहीं करेगा, आपको इदारे तंग नहीं करेंगे, लेकिन आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से लैपटॉप पे बैठ के अपना बिजनेस और अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। हमें ई कॉमर्स को निसाब में शामिल करना चाहिए। और बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान में एक भी डिग्री ई कॉमर्स की नहीं है। दुनिया में बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस ई कॉमर्स पे चल रहा है, पाकिस्तान में किसी डिग्री में ई कॉमर्स को नहीं पढ़ाया जा रहा। दूसरी आप एक बड़ी संजीदा चीज देखिए, आप निसाब में साइबर क्राइम को शामिल कीजिए, साइबर एक्ट्स को शामिल कीजिए। ये मोबाइल फोन हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। इस मोबाइल फोन से हमारे बच्चे अब आजाद नहीं है, ये हर वक्त साथ है। इस पे तालीम है, इस पे वेबिनार है, इस पे गूगल मीट है, इस पे जूम है, इस पे सब कुछ है। खुदारा अगर आप आने वाली नस्ल को नए कवानीन से आगाह नहीं करेंगे, उन्हें एथिक्स से आगाह नहीं करेंगे, उन्हें मॉरल से आगाह नहीं करेंगे, तो आप एक पूरे का पूरा एटम बम तो आपके पास है, शायद वो किसी को तबाह करे ना करे। ये 12 करोड़ जो यूथ है, अगर इनकी सिमत नहीं है, ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। इनको सिमत देने की जरूरत है। सर सिमत भी दे, जदीद उलूम भी हो, जदीद मालूमात भी हो, जो बच्चे की सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि आगे जाके उसका करियर बने, उसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे सर। ये तो एक बात है। दूसरी ये कि ये भी इम्पोर्टेंट है सर कि हम अपने जो हीरोज़ हैं उनको भी शामिल रखें, अपने निसाब में शामिल रखें, क्योंकि इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि वो अब से कुछ देर पहले तक ना, जितने नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने गिनवाए थे, बच्चे शायद उनको सर्च करके और तलाश करके उन पे पढ़ रहे थे कुछ, अब अर्तुगरुल चल रहा है, वही हीरो है, वही पसंदीदा है। तो सर फिर अपने हीरोज पर ध्यान रहे। मेरा सवाल ये कि अगर आपको आपकी निसाब की किताब में गांधी की कोटेशन मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? हमें शर्म आएगी। गांधी की कोटेशन मेरे निसाब में क्या कर रही है? जिन्ना की कोटेशन क्यों नहीं है? इकबाल की कोटेशन क्यों नहीं है? टीपू सुल्तान क्यों नहीं है? सर सैयद अहमद खान क्यों नहीं है? वो सारे आपके आज़ादी के बाद के भी हीरो। क्या ईदी को निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या हकीम सईद को निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या आपके ख्याल में जितने हमारे हीरोज जो बाद में कंट्रीब्यूट करते रहे, हमें उन्हें निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या नवाब और बहावलपुर को निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए? अगर आप अपने हीरोज को अपने निसाब में नहीं दिखाएंगे तो फिर याद रखिए वो कौम जो अपने मोहसिनों को भूल जाती है वो दुनिया की नजर से भी ओझल हो जाती है। आप पहले डिफाइन कर दीजिए हीरो कौन है। क्यों ना सीरत को शामिल किया जाए। 1ली से 10वीं तक का बच्चा अगर सीरत को पढ़ ले तो उसे दुनिया के बेहतरीन इंसान की जिंदगी का पता लग जाएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मौसर इंसान थे। तो सीरत पढ़ाई जा सकती है। कुरान अगर पढ़ा दें, मैं गारंटी देता हूँ इस चैनल पे कि अगर आप बच्चे को कुरान फहमी दे दीजिए, वो फिरके से बाहर निकल आएगा, वो एक अच्छा मुसलमान बन जाएगा, वो मोतदल इंसान होगा, उसमें शिद्दत पसंदी नहीं होगी, एक कौम इकट्ठी हो जाएगी, एक कलमे पे, एक कुरान पे, एक रसूल पे, क्या बात एक झंडे से ले। सर थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ लगती हुई बात की और
हमेशा की तरह आपने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया। एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करिए। फ़ौरन से आगे बढ़ जाते हैं, एक अहम खबर आ रही है हमारे पास। पाक लेन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। आसिफ जरदारी ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त वापस ले ली है। पाक लेन रेफरेंस नैब का केस बनता है या नहीं, इस पर फैसला महफूज हो गया और ये फैसला अब 12 बजे सुनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, ये बात समझ नहीं आई, वापस ले ली दरखास्त, 1 महीना की समाअत हुई है, इस पर वक्त लगा है, वापस लेने की ये टाइमिंग, वापस लेने की वजह क्या है? सर देखें, नैब की जानिब से तो इसको ताखीरी हरबा कहा जा रहा है, लेकिन फारूक नाइक जो आसिफ जरदारी के वकील हैं, उनका ये मौकफ है कि उनका हक है कि वो अपनी कोई भी दरखास्त वापस ले सकते हैं। उन्होंने अदालत के सामने तो ये भी कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत के केस में दरखास्तें वापस ले लेते रहे हैं, तो इसमें नैब एतराज नहीं कर सकता, हम कोई भी दरखास्त वापस ले सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर दरखास्त ये थी कि नैब का इस केस में दायरा इख्तियार नहीं बनता, लिहाजा इस केस को फर्द जुर्म से पहले ही खारिज करके हमें बरी किया जाए। इसके ऊपर एक ऐसी ही एक और दरखास्त भी जरदारी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अब जो पहली दरखास्त थी उसको वापस ले लिया गया और दूसरी बार उन्होंने कहा कि हम दलाल देना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने यह कहा, नैब की जानिब से जब एतराज किया गया तो अदालत ने कहा कि हम इस सारे मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं और आज 12 बजे ये हम इसको डिसाइड कर देंगे, आपकी दरखास्तों को फैसला सुना देंगे। यानी सुहेल, दरखास्त वापस भले ले ली लेकिन फैसला महफूज हो गया है। जी ऐसा ही है शोएब, फैसला महफूज हो गया क्योंकि दरखास्तें उनकी 2 थी, एक अगर वापस भी ले ली तो दूसरी अदालत के सामने मौजूद थी। ठीक, बहुत शुक्रिया सुहेल, बहुत शुक्रिया। 12 बजे अब इसका फैसला सुनाया जाएगा कि पाक लेन रेफरेंस नैब का केस बनता है या नहीं। वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। वीकेंड पर बहुत ख्याल रखिए और कराची के शहरी जरा ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि ज्यादा बारिश हुआ तो ज्यादा मसला आएगा। प्लीज एहतियात कीजिए, घरों में रहिए। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।